ड्रामे की स्टार्टिंग में हम दो स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिसमें से इस लड़के का नाम है सियोकचोल एंड लड़की का मियोंग। मियोंग सिंगिंग में बहुत अच्छी थी, इसलिए अपने क्रश सियोकचोल को सॉन्ग सुना रही थी। फिर बोली कि अपनी आंखें बंद करो। सियोकचोल ने ऐसे ही करा। फिर पता चला कि मियोंग ने हिम्मत करके आज फाइनली अपनी फीलिंग्स स्कूल के सबसे पॉपुलर बॉय यानी अपने क्रश सियोकचोल से कन्फेस कर दी है कि वो सियोकचोल को काफी टाइम से लाइक करती है। साथ ही मियोंग ने सियोकचोल को उसकी फेवरेट बुक भी गिफ्ट करी। सियोकचोल हैरान था और कुछ बोल नहीं रहा था, तो तब मियोंग को लगा कि सियोकचोल उसे लाइक नहीं करता है, इसलिए कहने लगी कि लगता है तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि स्कूल की सभी प्रिटी गर्ल्स का तुम पर क्रश है, इसलिए तुम मुझ जैसी एवरेज लड़की को कैसे पसंद कर सकते हो। लेकिन तभी सियोकचोल ने बताया कि ऐसा नहीं है, यानी मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी अब से नहीं बल्कि काफी टाइम से। मियोंग शॉक रह गई, साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हुई क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये दोनों ही एक दूसरे को सीक्रेटली लाइक करते हैं। लेकिन अब दूसरे ही पल हमें ये दिखाया जाता है कि मियोंग शहर छोड़कर जा रही है क्योंकि उसे स्कूल में बुली करा जाता था एंड और भी कई रीजंस थे जिसको सियोकचोल ने रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन दोनों ही हालातों से मजबूर थे, इसलिए एक दूसरे से दूर हो गए थे। अब स्टोरी को हमें काफी साल बाद यानी प्रेजेंट से दिखाया जाता है, जहां हम एक वेलफेयर सेंटर देखते हैं जहां सभी लोग अपनी अपनी लिखी हुई पोएम सुना रहे थे। फिर अब बारी आई सियोकचोल की, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। वो अपनी पोएम सुनाता है जो कि गन्स एंड ब्लड से रिलेटेड होती है, यानी बहुत ही अजीब थी। लेकिन तब भी लोगों ने सियोकचोल को हिम्मत दी कि तुम अच्छा कर रहे हो। फिर सभी यहाँ से जाने लगे। एक लेडी सियोकचोल की तारीफ करती है और फिर जब वो चला गया तो एक आदमी उस लेडी से बोला कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है। लेडी बोली कि हाँ, मैंने सुना है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। तो तब वो आदमी बताता है कि नहीं, ये एक गैंगस्टर है। जो सुनकर वो शॉक रह गई। एक्चुअली सियोकचोल बचपन से एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बन एक गैंगस्टर गया है। कि तभी उसे अपने स्कूल टाइम के दोस्त यानी युन की कॉल आती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो सियोकचोल से पूछता है कि तुम कहाँ हो। सियोकचोल झूठ कहने लगा कि मैं यहीं कहीं आसपास था। तो तब ऑफिसर युन बताने लगा कि तुम्हारे बॉस और बॉस के चेयरमैन की मीटिंग तुम्हारे दुश्मन यानी कांग से होने वाली है, और मीटिंग और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे घर पर हो रही है, जिसे तुम्हारे फादर करा रहे हैं। तो ये सुन के सियोकचोल के होश उड़ गए कि अच्छा ऐसा है। और अब इससे पहले कि सियोकचोल का घर जंग का मैदान नहीं बन जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगा। साथ ही अपने फादर को कॉल भी करता है, जो कि घर के गार्डन में थे। और यहाँ सियोकचोल की मॉम भी दिखाई गई, जो कि घर के कामों में बिजी थी। फिर जब फादर की सियोकचोल से बात हुई तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं ही सभी को मीटिंग के लिए बुला रहा हूँ क्योंकि पुलिस वालों ने मुझसे हेल्प मांगी है इन दोनों की लड़ाई खत्म कराने के लिए, क्योंकि तुम जानते हो ना, सभी गैंगस्टर्स का कंट्रोल मेरे हाथ में है। सियोकचोल कहता है तब भी आपको मुझे तो इन्फॉर्म करना ही चाहिए था, लेकिन वो सियोकचोल की एक नहीं सुनते। तो वहीं हमें एक कार में सियोकचोल का बॉस एंड चेयरमैन इन दोनों को दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी कार में इनका एनिमी जो कि सबसे ज्यादा रिच है, साथ ही ड्रामे का सेकंड मेन मेल कैरेक्टर भी है, उसे दिखाया जाता है, जिसका नाम है कांग, जो हंस रहा था कि मिस्टर पार्क मुझे आज भी एक चाइल्डिश किड समझते हैं, इसलिए डांटने के लिए बुला रहे हैं। अब हम मेन फीमेल लीड यानी मियोंग को देखते हैं, यानी वही स्कूल गर्ल जिसे आप सभी ने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। वो बहुत टाइम बाद वापस आ चुकी थी और जॉब ढूंढ रही थी। वो इंटरव्यू देने एक जगह आई, लेकिन काफी नर्वस दिखाई दे रही थी क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर अब पता नहीं है कि उसे यहाँ जॉब मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ हमें काफ़ी सारी कार्स को आते हुए दिखाया गया। और फिर अब हम दोनों गैंगस्टर्स पार्टी को सियोकचोल के घर में देखते हैं, जहाँ ऑफिसर भी थे और सियोकचोल के फादर यानी मिस्टर पार्क को कुछ वीडियोस दिखा रहे होते हैं कि कैसे ये दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे से हर जगह पर लड़ते रहते हैं और आम जनता को इनसे डर लगता है। साथ ही हमें काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सीनियर होने के नाते इन दोनों में सुलह करा दो। तो तब मिस्टर पार्क ने ऐसा ही करा, यानी दोनों पार्टी को लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि तुम सब आपस में लड़ कैसे सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ फाइनली सियोकचोल भी अपने घर के बाहर आ जाता है, जहां उसका दोस्त युन एक खुद से छोटे गैंगस्टर को डांट रहा था कि मेरी रिस्पेक्ट करो क्योंकि मैं तुम्हारे सीनियर सियोकचोल का बेस्ट फ्रेंड हूँ। कि तभी सियोकचोल आया और युन को अपने साथ साइड में ले गया बात करने के लिए, जहाँ ये दोनों इसी मैटर पर बात करते हैं कि कैसे फिलहाल सब कुछ शांत है। सियोकचोल बोला कि वैसे तुम स्मोकिंग कर तो रहे हो, लेकिन अगर मेरी मॉम ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वो हम दोनों को ही घर से बाहर कर देंगी। युन कहने लगा कि तुम स्कूल में कितने शांत थे, नॉवेलिस्ट बनना चाहते थे, और मैं स्टूडेंट से बस लड़ता रहता था क्योंकि मुझे लड़ाई पसंद थी। लेकिन देखो लाइफ कितनी अजीब है ना, जिसने मुझे ऑफिसर बना दिया और तुम्हें एक गैंगस्टर। सियोकचोल बताने लगा कि पर मैं बहुत जल्द इस गैंगस्टर की जॉब को छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझसे
अब इस तरह रहा नहीं जाता, मैं अपनी लाइफ में शांति चाहता हूँ। तो तब यून कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। तो वहीं घर के अंदर मिस्टर पार्क काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद चेयरमैन और कांग से हैंडशेक कराते हैं। ये काम काफ़ी फोर्सफुली हो रहा था, लेकिन फाइनली दोनों की सुलह हो गई। हमें अब मियोंग को दिखाया गया जो कि अपने सिंगिंग इंटरव्यू में पास हो चुकी है एंड उसको जॉब मिल भी गई, लेकिन जब पता चला कि उसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने सिंगिंग करनी होगी तो तब वो इस जॉब को करने से मना कर देती है। एक्चुअली मियोंग बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन एक ट्रॉमा की वजह से उससे ज़्यादा लोगों के सामने गाया नहीं जाता है। वो पैनिक हो जाती है जब काफ़ी सारे लोग उसे घूरते हैं। वो लड़की कहती है चलो कोई नहीं, पर क्या प्लीज़ तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारी एक सब्सक्राइबर हूँ। एक्चुअली मियोंग ऑनलाइन सिंगिंग वीडियोस भी पोस्ट करती है, तो तब मियोंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि वो पहली बार अपने किसी सब्सक्राइबर से मिल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सभी वापस जा रहे हैं, जहाँ इन सभी के बीच फिर से थोड़ी बहुत बातें होती हैं एंड यहाँ कांग सेओकचुल से भी बात करता है कि अपना ध्यान रखना, और फिर तभी यहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद स्कूल से एक बच्चा आया जो कि सेओकचुल की बड़ी सिस्टर का बेटा है, जो कि घर छोड़कर भागी हुई है, जिसे ये सभी ढूंढ रहे हैं। फिर तभी सेओकचुल की मॉम बाहर आई और किमची के 2 बॉक्स सेओकचुल को देने लगी कि ये अपनी छोटी बहन और उसके बॉयफ्रेंड को दे देना। और फिर तभी सेओकचुल से अपनी बड़ी बेटी के बारे में भी पूछती हैं कि क्या नारा का कुछ पता चला। सेओकचुल बताता है कि नहीं, अभी सर्चिंग जारी है। तो मदर ने एक बैंक नोटिस दिखाया जो कि हाल फिलहाल में आया है, जिसमें लिखा है कि इनके ऊपर पूरे 370 मिलियन वॉन का लोन है जो नारा ने लिया था। इसलिए कहती हैं कि अगर नारा छुपकर हमारे घर को गिरवी नहीं रखती तो ये प्रॉब्लम हमें कभी फेस नहीं करनी पड़ती। सेओकचुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि ये रकम बहुत ही बड़ी है, इसलिए अपने फादर से बात करने आता है। तो तब फादर बोले कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। सेओकचुल कहता है कि नहीं, आप बैंक मैनेजर को धमका नहीं सकते हो। तो तब वो कहते हैं कि नहीं, मैं बैंक मैनेजर से शांति से बात करूंगा। जिसके बाद अब हमें सेओकचुल की छोटी बहन शिमिन को दिखाया जाता है जो कि कॉल पर सेओकचुल से कह रही है कि मेरी किमची मेरे अपार्टमेंट में रख आना, लेकिन सेओकचुल ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारा किमची डिलीवरी मैन नहीं जो तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो, मैं तुम्हें ये तुम्हारे हॉस्पिटल में ही देने आ रहा हूँ। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। शिमिन अपने बॉयफ्रेंड जोंग को इस बारे में बताती है, तो तब जोंग बोला कि उसे आने दो क्योंकि सेओकचुल से मिले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। तो तब शिमिन अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम मेरे भाई को इतना लाइक क्यों करते हो। तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि क्लास में जब मुझे बुली करा जाता था तो वही था जो मेरे लिए सबसे लड़ता था, जिस वजह से मैं पढ़ पाया और आज एक डॉक्टर हूँ। इसलिए मेरी नज़र में सेओकचुल से अच्छा क्लासमेट एंड दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो तब शिमिन खुश होने लगी क्योंकि उसके भाई ने सभी के साथ भलाई कर रखी है। जोंग शिमिन से कहता है कि आज हम वाइन पियेंगे, लेकिन शिमिन मना कर देती है ये बताकर कि आज मेरी अपनी एक पुरानी फ्रेंड के साथ मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। तो वहीं दूसरी तरफ हम सेओकचुल को उसके बॉस के साथ देखते हैं, जिन्हें वो बता चुका है कि मैं अब ये जॉब छोड़ रहा हूँ। बॉस परेशान हो गए क्योंकि सेओकचुल इनकी टीम का सबसे पावरफुल गैंगस्टर था और सभी गैंगस्टर्स का लीडर भी, इसलिए बॉस सेओकचुल से जाने से मना करते हैं। लेकिन जब सेओकचुल माना नहीं तो तब बॉस कहते हैं कि ठीक है तुम चले जाना, लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट 3 के मैटर को सॉल्व कराते जाओ। तुम जानते हो ना कि मैं उस मैटर से कितना परेशान हूँ। सेओकचुल ने डील एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है ये मेरा लास्ट वर्क होगा, फिर मैं हमेशा के लिए इस काम को छोड़ दूंगा। अब हम देखते हैं कि सेओकचुल हॉस्पिटल में किमची लेकर आ चुका है और अपनी बहन को नीचे बुला रहा है। शिमिन अभी भी गुस्सा कर रही थी कि क्या तुम ये मेरे घर नहीं रख कर आ सकते थे, मुझे अभी अपनी एक फ्रेंड से भी मिलना है। और फिर तभी यहाँ एंट्री होती है मियोंग की, क्योंकि शिमिन मियोंग से ही मिलने वाली थी। सेओकचुल ने जब मियोंग को देखा तो वो उसे पहचान गया और शॉक खड़ा रह गया इतने सालों के बाद अपने फर्स्ट लव को देखकर। तो वहीं मियोंग भी शॉक रह जाती है इतने टाइम के बाद अपने क्रश को देखकर। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए और फिर एक दूसरे को हेलो करते हैं। अब हमें इन्हें कैंटीन में दिखाया गया, जहाँ शिमिन पूछ रही है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि मियोंग तो मेरी कॉलेज फ्रेंड है। तो तब दोनों झूठ कहने लगे कि नहीं, हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते, पर बस 1-2 बार ही मिले थे। शिमिन बताती है कि मियोंग एक स्टार है क्योंकि उसके काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं। वो सिंगिंग में बहुत ही अच्छी है, मुझे तो लगा था कि ये K-pop आइडल बनेगी, लेकिन इसने पता नहीं क्यों ऐसा नहीं करा। तो तब मियोंग बताती है इसलिए क्योंकि मैं डांसिंग में अच्छी नहीं हूँ। सेओकचुल मियोंग को यूट्यूब चैनल दिखाता है और बोलता है कि अरे वाह, पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तुम तो सच में ग्रेट हो। तो तब मियोंग कहती है कि नहीं, वैसे तो ये इतने भी ज़्यादा नहीं है, पर हाँ ये सब मेरे लिए बहुत खास हैं। सेओकचुल पहले अपनी बहन को डांटता है कि तुमने मियोंग की एक भी वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रखा है।
फिर मियोंग से बोला कि फिक्र मत करो, अब से मैं रोज तुम्हारी वीडियो को लाइक करूंगा और तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। मियोंग खुश हो गई और फिर दोनों शर्माते हुए एक दूसरे को देखने लगे। तो तब शिमिन इन दोनों से पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं हो। तो तब दोनों बात घुमाने लगे एंड मियोंग ने सेयोक्चोल को ये भी बताया कि वो अभी हाल फिलहाल में अपनी मदर के साथ वापस इस शहर में शिफ्ट हुई है, साथ ही उसका कल एक एजेंसी के साथ ऑडिशन भी है। तो तब वो दोनों मियोंग को गुड लक करने लगे। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेयोक्चोल वापस घर जा रहा है और रास्ते में मियोंग के चैनल के सॉन्ग सुन रहा था, क्योंकि वो बहुत ही खुश था इतने टाइम के बाद मियोंग से मिलकर, जैसे उसे जीने की वजह मिल गई हो या वो स्कूल डेज में वापस आ चुका हो। और फिर वो पुराने दिन भी याद करने लगा कि हम दोनों साथ में कितने ज्यादा खुश हुआ करते थे। तो वहीं मियोंग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी सेयोक्चोल से मिलने के बाद, इसलिए बार बार सेयोक्चोल के ही बारे में सोच रही होती है। रात में हमें दिखाया गया है कि सेयोक्चोल अभी भी मियोंग के सॉन्ग सुन रहा है, यानी वो मियोंग के चैनल के ऑलमोस्ट सभी सॉन्ग सुन चुका था और बार बार रिपीटेड भी सुन रहा था और बार बार रिपीट करके भी सुन रहा था। फिर उसने वो बुक निकाली जो मियोंग ने स्कूल टाइम में सेयोक्चोल को गिफ्ट करी थी और फिर वो और भी ज़्यादा खुश होने लगा। फिर जब उसकी बड़ी बहन नारा का बेटा सेयोक्चोल के पास सोने के लिए आया तो सेयोक्चोल उससे पूछता है कि बताओ ये लड़की प्रिटी है ना। नारा का बेटा बोला कि नहीं, मेरी मॉम ज़्यादा प्रिटी है। तो तब सेयोक्चोल बोला कि मैं तुम्हें रूम से बाहर कर रहा हूँ। तो तब वो कहता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हैं, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है। तो तब सेयोक्चोल खुश होकर बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं है। वेल, वो बच्चा अपनी मॉम के बारे में पूछने लगा कि मॉम कब वापस आएंगी, मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ग्रैंडमा बोल रही थी कि मेरी मॉम ग्रैंडपा से डरती हैं, इसलिए वापस घर नहीं आ रही हैं क्योंकि ग्रैंडपा मेरी मॉम की टांगें तोड़ देंगे। तो तब सेयोक्चोल कहता है कि मेरे फादर इतने भी जालिम नहीं, पर बस हाँ नारा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। फिर ये दोनों सो गए। मॉर्निंग में हम देखते हैं कि मियोंग अपनी एक न्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। फिर वो पैसों का एनवलप देखकर कल की बातें याद करने लगी, क्योंकि वो कल शिमिन से पैसे उधार लेने के लिए मिली थी जो कि शिमिन ने मियोंग को दे भी दिए थे। मियोंग कहती है कि मैं तुम्हें ये जल्द वापस कर दूंगी। तो तब शिमिन बोली कोई नहीं, तुम आराम से मुझे ये पैसे वापस कर देना। फिर मियोंग को कल के ऑडिशन के लिए चेयर अप करती है। एक्चुअली मियोंग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, उसे अपनी मॉम का इलाज कराना है जो कि मेंटली इल है, इसलिए मियोंग अपनी मॉम के लिए काफ़ी परेशान रहती है और काफ़ी मुश्किल से गुजारा कर रही है। वेल, अब हम उसका ऑडिशन देखते हैं जहां एक आदमी कह रहा है कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, वरना हम हर किसी को इतना बड़ा चांस नहीं देते, लेकिन तुम सिंगिंग में अच्छी हो। तो तब मियोंग भी रेडी थी सॉन्ग सिंग करने के लिए, पर जब दो लोग और स्टूडियो में आ गए और मियोंग को देखने लगे तो तब मियोंग डिस्टर्ब हो जाती है एंड पास्ट की मेमोरीज याद करने लगी कि उसको स्कूल में किस तरह बुली करा जाता था। सभी उसे घूरते थे, उसकी वीडियो बनाते थे, जिस वजह से वो आज भी इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रही है। वो सिंगिंग नहीं कर पाई सभी के सामने क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान के सामने सॉन्ग सिंग कर सकती है। तो कुछ इस तरह मियोंग ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। बाद में उसे डायरेक्टर ने डांटा कि ये तो कोई बात नहीं हुई कि एक सिंगर लोगों के सामने गा नहीं सकता, इसलिए मियोंग को यहाँ पर जॉब नहीं मिल पाती। मतलब नेक्स्ट सीन में हम सेयोक्चोल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे शिमिन क्वेश्चन कर रही है कि अब बता भी दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है, जल्दी बताओ। तो तब सेयोक्चोल बातों को घुमाते हुए बताने लगा कि अरे वो जो मैं कल तुम्हारी फ्रेंड से मिला था, क्या नाम था उसका, मियोंग, मैं बस उसके बारे में पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। शिमिन कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम मियोंग का नंबर मांगने आए हो। सेयोक्चोल एक्टिंग करने लगा कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, वो भी अपने भाई के बारे में, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो अपनी बहन की फ्रेंड्स के नंबर मांगूंगा। पर कहीं ना कहीं तुमने मेरा माइंड रीड कर लिया है, क्योंकि वैसे मैं नंबर मांगने ही वाला था, क्या तुम माइंड रीडर हो। तो तब शिमिन कहती है कि बस बस नौटंकी बंद करो, क्योंकि मियोंग भी मुझसे तुम्हारा नंबर मांग चुकी है, जरूर तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। फिर सेयोक्चोल को मियोंग की कंडीशन के बारे में बताती है कि वो मुझसे पैसे उधार लेने आई थी, उसकी लाइफ ठीक नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम्स से भरी हुई है। सेयोक्चोल हैरान हुआ कि इसका मतलब वो स्ट्रगल कर रही है, तुमने उसे पैसे दे दिए ना। शिमिन बताती है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे दिल को जानते हो। तो तब सेयोक्चोल अपनी बहन को शाबाशी देने लगा कि तुमने एक अच्छे दोस्त होने का कर्तव्य पूरा करा है, प्राउड ऑफ यू। शिमिन कहती है कि बस दूर हो जाओ, मुझे जाने दो। और जब जाने लगी तो तब सेयोक्चोल पूछता है कि अरे पर मुझे उसका नंबर तो देती जाओ, लेकिन शिमिन अपने भाई को चिढ़ाते हुए यहाँ से चली गई। सेयोक्चोल सोच ही रहा था कि अब भला मैं कैसे मियोंग से कांटेक्ट करूँ कि तभी उसे मियोंग का मैसेज आया।
जो कि हेलो कर रही थी। सियोकचोल काफी ज्यादा सरप्राइज रह गया, फिर काफी सोच समझकर रिप्लाई देने लगा और फिर दोनों एक साथ बोले कि चलो मिलते हैं और फिर खुश होने लगे एक दूसरे से मिलने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम सियोकचोल को एक कैफे में देखते हैं। वो मियोंग का वेट कर रहा था। फिर पता चला कि मियोंग यहाँ पर वेटरेस की जॉब करती है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई, फिर ये दोनों बाहर बैठकर बात करने लगे। मियोंग सियोकचोल को सॉरी करती है कि मैं तुम्हें बिना इन्फॉर्म करे अचानक ही चली गई थी। मुझे उस बात का बहुत ही रिग्रेट है कि मुझे तुमसे दूर नहीं होना था। मैंने तुम्हें बहुत ही मिस करा। तो तब सियोकचोल भी बताने लगा कि मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करता था, लेकिन कोई नहीं, जो होना था वो हो चुका है। अब हम दोनों एक बार फिर दोस्त हैं। मियोंग खुश हुई। फिर अब वो सियोकचोल के पूछने पर अपने ऑडिशन के बारे में बताती है कि मैं उसमें पास नहीं हो पाई क्योंकि मुझसे तब सिंगिंग नहीं हो पाती है जब लोग मुझे घूरते हैं। सियोकचोल परेशान हुआ कि ये तो तुम्हारे करियर के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर बोला कि कोई नहीं, तुम एक दिन सभी के सामने सिंग करने लगोगी। मियोंग को अपनी मॉम से मिलने जाना था। तो तब सियोकचोल ने जिद करी कि लाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। फिर जब दोनों कार में थे तो मियोंग बोली कि मैं हमेशा बस से जाती हूँ, लेकिन आज कार में तुम्हारे साथ जाते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रोड ट्रिप पर हूँ। सियोकचोल खुश हुआ। फिर ये दोनों एक नर्सिंग होम के सामने आए। मियोंग सियोकचोल को अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में बताती है कि वो इसलिए यहाँ पर हैं। फिर मियोंग अपनी मॉम से मिली और उन्हें समझा रही है कि मॉम, जब भी मैं आपको कॉल करूँ तो आपको इस ग्रीन बटन को प्रेस करके मुझसे बात करनी है। पता नहीं आप हर बारी भूल क्यों जाती हो। सियोकचोल दोनों को देख रहा था। फिर वो भी मियोंग की मदर से मिला कि क्या मैं आपको याद हूँ। मियोंग की मदर पहले तो बहुत देर तक सियोकचोल को पहचान नहीं पाई, फिर बोली कि अच्छा तुम मिस्टर ब्रूम हो। मियोंग अपनी मॉम को समझाती है कि नहीं, आप सियोकचोल को झाड़ू मत कहो। तो तब सियोकचोल कहता है कि हाँ मैं मिस्टर ब्रूम ही हूँ, क्योंकि जब स्कूल टाइम में आपकी बेटी को देखने के बहाने में बार बार आपकी शॉप के बाहर चक्कर लगाता था तो आप मुझे झाड़ू से मार मार के भगाती थी, पर मैं तब भी बाज नहीं आता था। मॉम हंसने लगी कि देखा मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो वहीं मियोंग शॉक रह जाती है कि क्या तुम सच में मुझे देखने आते थे और मॉम से पिटते भी थे। तो तब सियोकचोल हंसता है कि हाँ मैंने ये सब काम करे हैं। अब दिखाया गया कि जब मियोंग जा रही थी तो तब मदर काफी ज्यादा रोई कि मुझे भी अपने साथ घर ले चलो, लेकिन मियोंग मॉम के इलाज की वजह से ऐसा नहीं कर सकती है। जो सब बातें सुनकर सियोकचोल भी उदास हो रहा था कि तभी उसकी नजर कुछ एल्डर्स पे गई जो कि सॉन्ग सुन रहे थे। अब हम देखते हैं कि दोनों बाहर आ गए हैं, जहाँ मियोंग सियोकचोल को मिस्टर ब्रूम कहकर चिढ़ा रही थी और आने के लिए थैंक्स भी कर रही थी कि तभी सियोकचोल फिर से मियोंग को अंदर लेकर गया और उससे एल्डर्स के सामने सॉन्ग सिंग करने के लिए बोलता है। मियोंग मना करती है, लेकिन सियोकचोल कह रहा है कि तुम ट्राई तो करके देखो, क्योंकि यहाँ कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है। तो तब वहाँ के सभी एल्डर्स उदास बैठे हुए थे और अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। मियोंग मान गई, लेकिन सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले उसे एक बार फिर ओल्ड मेमोरीज याद आती हैं कि स्कूल में वो किस किस तरह बुली हुई है। लोग उसके फोटोज भी क्लिक करते थे, इसलिए मियोंग पैनिक होने लगी। लेकिन फिर फाइनली हिम्मत रख के उसने सॉन्ग सिंग करा, जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद भी आया। यानी एल्डर्स भी अब मियोंग को देख रहे थे और उसके सॉन्ग एंड वॉइस को पसंद कर रहे थे। तो वहीं मियोंग की मदर अपनी बेटी के लिए क्लैपिंग कर रही होती हैं। तो वहीं सियोकचोल भी काफी ज्यादा खुश होता है मियोंग को लाइव सिंगिंग करते हुए देखकर। अब हमें हॉस्पिटल में सियोकचोल की बड़ी बहन नारा की बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है, जिसे शिमिन ने पहचान लिया। इसलिए वो तभी बात करने आई और पूछती है कि तुम मेरी बड़ी सिस्टर नारा की बेस्ट फ्रेंड हो ना, अब जल्दी से बताओ कि मेरी बहन कहाँ है। बेस्ट फ्रेंड डर गई और कुछ बताती नहीं है। तो तब शिमिन बाहर लाकर उस लेडी को धमकाने लगी कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपने गैंगस्टर भाई को यहाँ बुला लूंगी, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस और जालिम है। बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा डर गई और फिर अब शिमिन सियोकचोल को भी कॉल करके सब बता देती है कि मुझे फाइनली हमारी बड़ी बहन के बारे में पता चल चुका है, अब बस तुम भी आ जाओ, फिर हम उन्हें लेने चल रहे हैं। सियोकचोल हैरान हुआ। फिर उसने सबसे पहले मियोंग को उसके घर ड्रॉप करा, जहां मियोंग आज काफी खुश थी, इसलिए सब चीजों के लिए सियोकचोल को थैंक्स कर रही थी। सियोकचोल भी खुश होता है। फिर वो अपनी बहन शिमिन को रास्ते में से पिकअप करता है एंड दोनों एक बार के सामने आ गए। शिमिन बताती है कि यहाँ अंदर गैम्बलिंग होती है और वहीं हमारी बड़ी बहन मिलेगी। फिर वो बाहर खड़ी कार में बैठे हुए एक आदमी से बात करने आई और उसे नारा की बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताती है कि मुझे उन्होंने यहाँ भेजा है। वो आदमी शिमिन को अंदर ले जाने के लिए मान गया, लेकिन डोर के पास आते ही सियोकचोल ने उस आदमी को पकड़ लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे बार के अंदर गैम्बलिंग हो रही थी और यहीं हमें सियोकचोल और शिमिन की बड़ी बहन यानी नारा को दिखाया गया,
जिसके ऊपर अभी भी बहुत पैसों का कर्ज है, इसलिए वो यहाँ की ऑनर के लिए काम करती है। पर जब उसने अपने भाई बहन को आते हुए देखा तो तब वो हैरान रह गई कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, यानी तुमने मुझे ढूंढा कैसे। दोनों भाई बहन अपनी बहन को ऐसी जगह देखकर हैरान थे, इसलिए सियोक्चुल बोला कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप ऐसी जगह काम करती हो। तो तब नारा बोली कि चुप कर, तू भी तो एक गैंगस्टर है। वेल शिमिन नारा से यहाँ से चलने का बोलती है, लेकिन नारा मना कर रही थी और तभी गिर गई। तो तब नारा की बॉस बात करने आई, जिसका ये पूरा बार था। वो साफ मना कर देती है कि नारा कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अब वो जिंदगी भर के लिए मेरी गुलाम है। तो ये सुनकर बस फिर होना क्या था, स्टार्ट हो गई फाइट, जहाँ सियोक्चुल वहाँ के सभी लोगों को बुरी तरह मार रहा है और बस अपनी बहन को इस गलत जगह से लेकर जाना चाहता है। शिमिन भी बार की ऑनर से फाइट कर रही थी, लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया कि बार ऑनर ने शिमिन का फेस बुरी तरह भींच दिया, तो ये देखकर नारा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो फुल स्पीड में उड़ती हुई अपनी बॉस को मारने के लिए आने लगी कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी बहन को मारने की। सभी लोग हैरान थे और नारा को देख रहे थे और फिर वो अपना हेड बॉस के हेड पर इतनी जोर से मारती है कि बॉस बेचारी पीछे गिर गई और फिर तभी बेहोश हो गई। सभी हैरान थे क्योंकि नारा ने अपने डेंजरस बॉस से पंगा ले लिया था और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि नारा ने अपनी बॉस को काफी जोर से हिट कर दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो अब बस होना क्या था, इन सभी के बीच और बुरी तरह लड़ाई होने लगी, जहाँ सियोक्चुल जैसे तैसे अपनी दोनों बहनों को बचाकर बाहर ले आया और इन सभी को बार के अंदर ही लॉक कर देता है और फिर तभी वो यहाँ से भाग गया। अब हम देखते हैं कि तीनों कार में हैं और नारा से उसके रूम का एड्रेस पूछ रहे हैं। फिर ये तीनों नारा के रूम में आए, जहाँ नारा ने अपने बेटे की काफी सारी फोटोज लगाई हुई थी, क्योंकि नारा भले ही अपने बेटे से दूर रहती है पर वो उसे दिन रात मिस करती है, लेकिन अपने फादर के डर की वजह से वापस घर नहीं जा पा रही है। सियोक्चुल नारा की स्टोरी हमें बताता है कि कैसे मेरी बहन एक सैलून में जॉब करती थी, सब ठीक चल रहा था, फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, इसलिए नारा ने अपने हस्बैंड की नोज तोड़ दी थी और उसे डिवोर्स दे दिया था। फिर उसने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें उसने हमारे घर को गिरवी रखकर काफी बड़ा लोन लिया, लेकिन वो उन सभी पैसों को हार गई, इसलिए सब कुछ छोड़कर घर से गायब हो गई थी। साथ ही उसने बार ऑनर से भी लोन लेकर उन पैसों को खत्म कर रखा था। वेल सियोक्चुल नारा से शिमिन के साथ शिमिन के अपार्टमेंट में रहने के लिए बोलता है एंड कहता है कि फिलहाल हम मॉम और डैड से इस बारे में छुपाएंगे कि तुम मिल चुकी हो। सीन कट हुआ और अब हमें मियोंग को दिखाया गया, जो कि सुबह के 5 बजे क्लीनिंग जॉब भी करती है, इसलिए सब जगह की सफाई कर रही थी। उससे कुछ लेडीज बोली कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा लोड उठा रही हो, तो तब मियोंग कहती है कि कोई नहीं, हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए, और फिर तभी यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सियोक्चुल जब सो के उठा तो उसको मियोंग का गुड मॉर्निंग मैसेज आया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर अब हमें दिखाया गया कि वो नारा के बेटे के पास आया और बोला कि मैं बहुत जल्द तुम्हारी मॉम को वापस घर लेकर आने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल इस बात को तुम सीक्रेट रखना। तो तब नारा का बेटा काफी ज्यादा खुश हो गया। अब हम नारा को देखते हैं जो कि सो रही थी, लेकिन शिमिन उसे किक मार के उठाती है ब्रेकफास्ट के लिए और फिर बाद में समझा भी रही होती है कि मेरे घर से जाने के बाद तुम यहाँ से फिर से गायब नहीं हो जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। कि तभी नारा के पास उसकी बॉस की कॉल आई, जो कि पैसे मांग रही थी और नारा को काफी कुछ सुना भी रही होती है। तो तब शिमिन मोबाइल ले लेती है एंड नारा की बॉस को बहुत गंदा गंदा सुनाकर कॉल कट कर देती है। नारा इम्प्रेस हुई कि मेरी छोटी बहन कितनी ब्रेव बन चुकी है, फिर कहने लगी कि कल तुमने देखा ना कि मैंने कैसे अपने फॉरहेड से अपनी बॉस को हिट करा था। शिमिन कहती है कि हाँ, तुम्हारा फॉरहेड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। नारा शिमिन का फॉरहेड चेक करती है और बोलती है कि हाँ, तुम भी ये कर सकती हो, यानी तुम्हारा भी फॉरहेड स्ट्रांग है और तुम्हारे पास भी मेरी जैसी पावर है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी गैंगस्टर्स की मीटिंग देखते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट 3 के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि कैसे यहाँ रीडेवलपमेंट का काम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वहाँ रहने वाले किराएदार जगह को खाली नहीं होने दे रहे हैं। जिनका लीडर जिन्हो नाम का आदमी है, इसका फेस अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इसी को हैंडल करना है। फिर अब हम डिस्ट्रिक्ट 3 का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस भी है और किराएदारों को प्रोटेस्ट करने से रोक रही थी, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था, जिस वजह से काफी देर तक लड़ाई होती रही। सियोक्चुल भी अपने लोगों के साथ यहाँ आ गया, लेकिन वो सबसे बोला कि कोई भी फाइट नहीं करना, मैं जिन्हो से आराम से बात करना चाहता हूँ। फिर वो जिन्हो के पास आया और समझाता है कि तुम्हें जगह खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि डेवलपर पैसे भी देने के लिए रेडी है, लेकिन जिन्हो साफ मना करता है और बोलता कि आखिर तुम मुझसे आराम से बात करके साबित क्या करना चाह रहे हो, कि तुम एक अच्छे गैंगस्टर हो।
मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को और तुम्हारी प्लानिंग क्या है, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जिसे जब इस सब के बारे में पता चला तो वो सियोक-चुल के बॉस और चेयरमैन किम पर हंसने लगा कि ये लोग सियोक-चुल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए सियोक-चुल को ही लीडर बना के रखा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ शिमिन नारा को बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि तुम घर पर ही हो ना, देखो फिर से भागना मत। तो तब नारा समझाती है कि इस बार मैं सच में नहीं जाऊंगी। शिमिन अब अपने बॉयफ्रेंड जोंग के पास आई और उसे सब कुछ बताने लगी कि कैसे कैसे नारा मिल चुकी है और वो मेरे अपार्टमेंट में रह रही है कि तभी यहाँ एक लेडी आ गई जो कि जोंग की हेड थी। वो जोंग को अपनी बेटी जेनी से इंट्रोड्यूस कराती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम सिंगल हो, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी फैन है। जोंग कंफ्यूज हो गया कि अब भला क्या बोलूं, क्योंकि वो हेड को भी नाराज नहीं कर सकता और शिमिन को भी, इसलिए बोल देता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। शिमिन इस बात से काफी ज्यादा नाराज हुई तो वहीं वो लेडी जोंग से उनकी बेटी के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने का कहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियोंग एक और जगह पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है और वो बहुत मेहनत कर रही थी, इसलिए थक भी चुकी थी कि तभी उसे नर्सिंग होम से मैसेज आया। मियोंग ने नर्सिंग होम की मंथली फीस जमा नहीं करी है, तो तब मियोंग और ज्यादा परेशान हो गई। वो बाहर आई और खड़े होकर कह रही है कि आखिर मेरी जिंदगी इतनी टफ क्यों है, कब मेरी लाइफ में सब ठीक होगा। कि तभी उसे पता चला कि एक बार में बार सिंगर्स ऑडिशन हो रहा है जहां वो ऑडिशन दे सकती है। साथ ही उसे वो दिन भी याद आया जब सियोक-चुल मियोंग की हिम्मत बढ़ा रहा था कि तुम ज्यादा लोगों के सामने गा सकती हो, तभी तो वो उस दिन नर्सिंग होम में सभी के सामने परफॉर्म कर पाई थी, इसलिए मियोंग में ऑडिशन देने की हिम्मत आ गई। अब हमें सियोक-चुल के बॉस और चेयरमैन को दिखाया गया जो कि कह रहे हैं कि आराम से काम नहीं चलेगा, हमें एक्शन लेना ही होगा। फिर अब सियोक-चुल दिखाया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट 3 जा रहा है क्योंकि उसके लोगों ने वहां मारपीट स्टार्ट कर दी थी। और फिर अब हम देखते हैं कि कैसे सभी गैंगस्टर्स डिस्ट्रिक्ट 3 वालों को बुरी तरह मार रहे हैं। उन्हें खींच खींच कर लेकर जाया जा रहा था। सियोक-चुल अपने बॉस से बोला कि प्लीज ये सब रुकवा दो, मैं आराम से सब हैंडल करना चाहता हूँ। कि तभी जिन्हो सामने आया और खुद पर पेट्रोल डालने लगा कि मैं अपनी जान दे दूंगा और जब जान दे दूंगा तो यहाँ का रीडेवलपमेंट भी रुक जाएगा। सभी लोग परेशान थे कि तभी जिन्हो की बेटी आई जो कि रो रही है और अपने फादर से ऐसा करने से मना कर रही थी। तो तब जिन्हो रुक जाता है, लेकिन उसने खुद को अपने घर में ही लॉक कर लिया था। सियोक-चुल किसी तरह घर के अंदर आया लॉक तोड़कर और एक बार फिर जिन्हो से शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हो अभी भी मान नहीं रहा था। तो तब सियोक-चुल बता देता है कि मैं खुद अपनी गैंगस्टर की जॉब छोड़ना चाहता हूँ और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम पीछे हटोगे। जिन्हो एक नहीं सुनता और फिर दोनों बुरी तरह लड़ने लगे। जिन्हो ड्रंक था इसलिए फिर से खुद को जलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रोड पर मरने से अच्छा यहीं पर अपनी जान देना पसंद करूंगा। कि तभी सब जगह आग लग गई, लेकिन सियोक-चुल ने जैसे तैसे जिन्हो को बचा लिया और उसे अपने साथ सेफली बाहर ले आया, जहां मीडिया भी थी जो कि फोटोज क्लिक कर लेती है कि कैसे एक गैंगस्टर ने आम आदमी की जान बचाई। और ये बात नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में भी आ गई। इसलिए मिस्टर पार्क एल्डर्स को इस गुड न्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि हमारा सियोक-चुल हीरो बन चुका है, वो एक अच्छे काम में न्यूज़पेपर में आया है। तो वहीं सियोक-चुल भी न्यूज़ को रीड कर रहा था, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं था। फिर जिन्हो से मिलने आया जो कि हॉस्पिटल में है एंड कल उसने जो कुछ करा था उसके लिए शर्मिंदा था, क्योंकि कल जिन्हो नशे की हालत में अपने साथ साथ सियोक-चुल को भी जान से मारने की कोशिश कर रहा था। जिन्हो की बेटी यहाँ आगे जो कि सियोक-चुल को थैंक्स करती है उसकी फादर की जान बचाने के लिए। तो तब सियोक-चुल कहता है कि मैंने डेवलपर से बात की है सभी किराएदारों को एक्स्ट्रा मनी दिलवाने की। जिन्हो कहता है कि मेरी बेटी चाहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। और फिर पूछता है कि क्या सच में मेरे पीछे हटने से अब तुम गैंगस्टर की जॉब छोड़ पाओगे। सियोक-चुल बोला हाँ। तो तब जिन्हो कहता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन याद रखना जितना तुम ये सब इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं, क्योंकि हमें वही धोखा देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फिलहाल सियोक-चुल जिन्हो की इस बात को समझ नहीं पाया और अब दिखाया गया कि चेयरमैन सियोक-चुल की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे सियोक-चुल ने फाइनली डिस्ट्रिक्ट 3 के मिशन को कंप्लीट करवा दिया है। इसलिए सियोक-चुल को काफी सारे पैसे भी देते हैं और एक काफी एक्सपेंसिव वॉच भी गिफ्ट करते हैं, जो बात सभी को अच्छी लग रही थी कि कैसे सियोक-चुल को ये सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सियोक-चुल अभी भी खुश नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कांग को जब पता चला कि सियोक-चुल की वजह से एक बार फिर चेयरमैन किम को जीत हासिल हुई है और अब जब भी डिस्ट्रिक्ट 3 रीडेवलप होगा तो उस एरिया पर इन्हीं सबका राज
इलाज होगा, इसलिए वो अपने दुश्मन चेयरमैन किम के खिलाफ एक प्लान रेडी करने लगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पार्क और मिस्टर पार्क के दोस्त सिलगन को बैंक में जाते हुए देखते हैं, जहां इन्होंने मैनेजर से बात करी। एक्चुअली मिस्टर पार्क 370 मिलियन वॉन के लोन के बारे में बात करने आए हैं एंड डेडलाइन को एक्सटेंड कराना चाहते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर बोला कि इस काम में 70 मिलियन वॉन और लग जाएंगे। तो तब पार्क और सिलगोन दोनों शॉक रह गए कि क्या टाइम बढ़ाने के इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे और ये 70 मिलियन वॉन हमें 1 मंथ के अंदर देने होंगे। तो तब इसलिए सिलगोन की मैनेजर से लड़ाई होने लगी, लेकिन मिस्टर पार्क अपने दोस्त को शांत कराते हैं और यहाँ से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनके ऊपर कॉफ़ी गिर गई। वो अपने घर के बाहर आए और अपनी वाइफ और ग्रैंडसन को खेलते हुए देख रहे हैं कि कैसे सभी के लिए घर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि यादों से भरा हुआ है, इसलिए वो इसको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ अब हमें सियोक चुल को उसके बॉस के साथ दिखाया जाता है, जिनसे वो कह रहा है कि आपको अपना प्रॉमिस याद है ना, बस एक बार डील सेटल हो जाए फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो तब बॉस बोले कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम मेरा मूड खराब मत करो। तो वही कांग अपने बार में एक आदमी के साथ होता है और चेयरमैन किम की बुराई कर रहा था। वो आदमी बोला लगता है तुम्हारी चेयरमैन किम से कुछ ज़्यादा गहरी दुश्मनी है। तो तब कांग कहता है कि ऐसा भी नहीं, पहले मैं उन्हीं के यहाँ काम करता था, लेकिन जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो वहीं बार के बाहर हमें मियोंग दिखाई गई, जो कि इसी बार में ऑडिशन के लिए आई है, यानी कि कांग के बार में। वो अंदर आती है और पूरी जगह को देख रही होती है। फिर जब उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखे तो वो उनको काफी प्यार से देखने लगी कि तभी कांग भी यहाँ आ गया और मियोंग से पूछने लगा कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। मियोंग हिचकिचाकर जवाब देती है हाँ। तो तब कांग कहता है कि अगर तुम म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने आई हो तो वो नीचे हो रही है। मियोंग थैंक्स करती है और यहाँ से जाने लगी। तो तब कांग को मियोंग से एक अलग अट्रैक्शन फील हुई एंड यहाँ कांग ने पहली बार मियोंग को देखा था। वेल मियोंग नीचे आती है और बताती है कि मैं ऑडिशन के लिए साइन अप करना चाहती हूँ। फिर उस जगह को और अच्छे से देखने लगी एंड मियोंग को वहाँ की वाइब काफ़ी पसंद आ रही थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम सियोक चुल को देखते हैं, जिसके पास काफ़ी सारे स्कूल बुलीज आए जो कि इनकी गैंग को ज्वाइन करना चाहते हैं और सियोक चुल को अपना आइडल भी मानते हैं। साथ ही अपने स्कूल में करे हुए गलत कामों को काफ़ी प्राउड होकर बता रहे होते हैं कि हमने इस तरह स्कूल में अपना खौफ फैला रखा है। तो तब सियोक चुल, जो कि इन सभी को गैंग में लेना नहीं चाहता है, वो एक बुक के बारे में बताता है कि इस बुक को पढ़ो और रिव्यू लिखकर लाओ, तब मैं तुम्हें गैंग में लूंगा। तो ये सुनकर वो सभी मुंह बनाते हुए यहाँ से चले गए। फिर तभी मिस्टर पार्क यहाँ आए। सियोक चुल हैरान हुआ अपने फादर को देखकर कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर तभी समझ जाता है कि ये ज़रूर चेयरमैन किम से पैसे मांगने आए होंगे, इसलिए साफ मना कर देता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आप ही की वजह से मेरी यहाँ पर लाइफ ख़राब हुई है और मैं भी आपकी तरह गैंगस्टर बन गया, इसलिए आप फिर से पैसे लेकर मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ नहीं फंसाओगे। मिस्टर पार्क परेशान हुए और कोई जवाब नहीं देते, वो शर्मिंदा हैं। फिर तभी चेयरमैन किम आ गए और मिस्टर पार्क को अपने साथ यहाँ से ले गए। सियोक चुल गुस्से में रोता हुआ घर जाता है और पास्ट की मेमोरीज याद करने लगा कि आखिर वो गैंगस्टर कैसे बना था। एक्चुअली मिस्टर पार्क जेल जाने वाले थे, तो उन्होंने चेयरमैन से बोला था कि अब से मेरे बदले मेरा बेटा सियोक चुल तुम्हारे पास काम करेगा, इसलिए तुम मंथली सैलरी घर भिजवाते रहना। एक्चुअली मिस्टर पार्क ने ये डिसीजन अपनी वाइफ और दोनों बेटी के फ्यूचर को सोचते हुए लिया था, ताकि घर में पैसों की कमी नहीं हो, लेकिन इस चक्कर में सियोक चुल की लाइफ खराब हो गई थी। वो जब फर्स्ट टाइम चेयरमैन किम और बॉस से मिला था तो बहुत घबराया हुआ था। बॉस बोला कि मैंने सुना है कि तुम फाइटिंग में अच्छे हो। तो ये सुनकर वो गुस्से से बॉस को घूरने लगा। तो तब बॉस हंसा और बोला कि तुम तो ऑलरेडी रेडी हो लोगों को डराने के लिए। और फिर कुछ इस तरह सियोक चुल मजबूरी में घर चलाने के लिए गैंगस्टर बन गया था। लेकिन क्या अब उसके फादर फिर से चेयरमैन किम से पैसे लेकर सियोक चुल को हमेशा के लिए इसी लाइन में छोड़ देंगे, ये हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे कैसे सियोक चुल ने अपने फादर से काफ़ी बातें बोल दी थी, जो सब बातें सुनकर उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ था, इसलिए वो चेयरमैन किम से पैसे नहीं मांगते हैं और फिर तभी यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हमें शिमिन को दिखाया गया, जो कि उदास होकर घर वापस आई और अपनी बहन को पूरी बात बताती है कि कैसे कैसे हॉस्पिटल की डायरेक्टर अपनी बेटी को लेकर आई थी और जोंग से पूछ रही थी कि क्या वो सिंगल है। तो तब जोंग ने कह दिया कि हाँ वो सिंगल है, इसलिए इस बात से मेरा बहुत दिल दुखा हुआ है। नारा गुस्से से कहती है कि जोंग ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो भूल चुका है कि तुमने उसे शुरू से कितना ज़्यादा लाइक करा है, इतना ज़्यादा कि अगर प्यार के चक्कर में ना पड़कर तुम स्टडी पर और ज़्यादा ध्यान देती तो आज तुम एक नर्स नहीं बल्कि डॉक्टर होती। शिमिन पूछती है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो।
मुझे और ज़्यादा डाउन फील कराने के लिए? तो तब वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें हिम्मत दे रही थी। और वहीं दूसरी तरफ सेओक्चुल ने मियोंग को कॉल की। मियोंग खुश हुई और फिर बताती है कि मैंने सॉन्ग चूज़ कर लिया है जो मुझे कल ऑडिशन में सिंग करना है, क्या तुम वो सुनना पसंद करोगे? सेओक्चुल बोला हाँ, और फिर मियोंग सॉन्ग सिंग करके सुनाने लगी। लेकिन तभी पता चला कि सेओक्चुल मियोंग के घर के नीचे ही था, क्योंकि वो मियोंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पार्क जब अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या सेओक्चुल घर आ गया है, फिर मॉर्निंग में सेओक्चुल से पूछती हैं कि तुम घर क्यों नहीं आए थे, तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मुझे कोई काम आ गया था जिस वजह से मैं कार में ही सो गया था। सेओक्चुल अब अपने बॉस से मिला और पूछता है कि मेरे फादर की चेयरमैन किम से क्या बात हुई थी, तो तब बॉस ने बताया कुछ भी नहीं। यानी ऐसा लगा था कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए थे। सेओक्चुल हैरान होता है कि इसका मतलब फादर ने पैसे नहीं मांगे। तो वहीं फादर अपने दोस्त से कह रहे होते हैं कि मैं सेओक्चुल के लिए बहुत दुखी हूँ, मुझे उसे इस लाइन में नहीं लाना था। तो तब मिस्टर सिलगोन बोले कि तुम सेओक्चुल से आराम से बैठकर बात करो और उसे मजबूरी बता दो कि उस टाइम और कोई रास्ता नहीं था। अब हम नारा को देखते हैं जो कि अपने बेटे चॉय को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए डिसाइड करती है कि मैं चॉय को छुपकर दूर से देखूंगी। फिर हमें दिखाया गया है कि नारा अपने बेटे को दूर से देख रही है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही है। जो ये बात नोटिस करता है कि कोई बार बार उसे देख रहा है, इसलिए नारा छुप गई। अब जब चोई ग्रैंड मदर के साथ जा रहा था तो तब भी नारा इन्हें फॉलो कर रही थी, लेकिन इस बार चोई नारा को छोड़ता नहीं है बल्कि नारा का पीछा करने लग जाता है। नारा यहाँ से भागने लगी और ग्रैंड मदर भी परेशान हो गई थी कि आखिर चोई को हो क्या गया है। काफ़ी देर तक दोनों भागते रहे, लेकिन जब नारा एक जगह आकर छुप गई और चोई गलती से मेन रोड की तरफ जाने लगा तो तब नारा को फिक्र हुई कि कहीं चोई का एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए वो तभी चोई को रोक लेती है। चोई पूछता है कि आप मेरी मदर हो ना? पहले तो नारा मना करती है, फिर फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं तुम्हारी मदर ही हूँ। चोई अपनी मॉम से मिलकर इमोशनल हो गया और पूछता है कि आप घर वापस क्यों नहीं आ रही हो, क्या आपको डर है कि अगर आप घर आई तो ग्रैंडपा आपकी टांगे तोड़ देंगे? तो तब नारा बोली कि हाँ मैं इसी डर से नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा काम करा है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। और फिर बस रोती ही गई। फिर वह चॉई से प्रॉमिस कराती है कि प्लीज़ किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे। ग्रैंड मदर यहाँ आने लगी तो तब नारा चॉई को यहाँ से भेज देती है और दूर से चॉई को बाय कर रही थी। पहले अब नेक्स्ट सीन में हमें सेओक्चुल के बॉस को दिखाया गया जो कि डिस्ट्रिक्ट 3 का काम शुरू होते हुए देखकर खुश हो रहे थे कि तभी सेओक्चुल उनसे बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। बॉस कहते हैं कि हाँ बताओ कितने चाहिए, 10 मिलियन? तो तब सेओक्चुल बोला कि नहीं 100 मिलियन। बॉस हैरान हुआ, पूछते हैं कि भला तुम्हें इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है, और अब ये मत बोलना कि पैसे लेकर भी तुम काम छोड़ दोगे। तो तब सेओक्चुल कहता है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक मैं रहूँगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें जोंग को दिखाया गया जो कि शिमिन से सब बातें क्लियर करता है कि मैंने उस दिन झूठ इसलिए कहा था क्योंकि तुम जानती हो कि अगर डायरेक्टर गुस्सा हो जाती तो क्या होता, वो मेरा ट्रांसफ़र करवा सकती थी। बाकी तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनकी बेटी के साथ कॉन्सर्ट देखने नहीं जाऊंगा। तो तब शिमिन कोई जवाब नहीं दे रही होती है क्योंकि वो अभी भी नाराज थी। फिर वो नारा की फ्रेंड के पास आई और उससे कार्ड्स खेलने से मना करती है। नारा की फ्रेंड बताने लगी कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम लोग जो नारा को बार से भगा कर ले आए हो, उस वजह से अब बार लेडी मुझे ढूंढ रही है और मुझसे पैसे मांग रही है। तो वहीं बाहर हम बार लेडी को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ यहाँ आ चुकी थी। फिर वो नारा की फ्रेंड के पास आई और नारा की फ्रेंड को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी। तो तब शिमिन सामने आती है जिसने ये सब करने से मना करा। बार लेडी पहचान गई कि तुम तो वही हो ना जो उस रात नारा को अपने साथ ले गई थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। जोंग बीच में आया शिमिन का साथ देने के लिए, लेकिन उसे साइड में फेंक दिया जाता है। तो तब शिमिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो अपने फॉरहेड से इन सभी को मारने लगी। इनकी नोज ब्लीडिंग तक होने लगती है क्योंकि शिमिन इन्हें काफ़ी बुरी तरह मार रही थी। और फिर तभी यहाँ गार्ड्स भी आ गए जिस वजह से तीनों को बाहर कर दिया गया। बाद में जोंग शिमिन के मेडिसिन लगा रहा होता है और प्यार से मनाता है कि मैं सच में सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो तब जाकर फाइनली दोनों के बीच सब ठीक हुआ। अब नेक्स्ट सीन में बॉस हान चेयरमैन किम को बता रहे हैं कि सेओक्चुल 100 मिलियन वॉन मांग रहा है। शायद उसे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, वरना वो कभी ऐसे पैसों की डिमांड नहीं करता। तो तब चेयरमैन किम कहते हैं कि वो जो मांग रहा है उसे दे दो। मैं नहीं चाहता कि कांग की तरह सेओक्चुल भी हमारे खिलाफ हो, और वैसे भी सेओक्चुल हमारा खास आदमी है जिसे हम खो नहीं सकते हैं। तो तब बॉस हैरान रह गए कि कैसे सेओक्चुल को इतनी बड़ी रकम आसानी से दी जा रही है। तो वहीं कांग ने चेयरमैन किम को अपने प्लान में फंसाने की तैयारी कर ली होती है।
कांग का बॉडीगार्ड टाय बोला कि लेकिन सियोकचोल का क्या, तो तब कांग कहता है कि सियोकचोल को इस मैटर से दूर रखना। फिर वो अपनी बहन की फोटो देखने लगता है और एक फ्लैशबैक याद करता है कि कैसे जब मेरी बहन का फ्यूनरल था तो तब सियोकचोल फ्यूनरल में आया था, जिसको मैं हक करके काफ़ी बुरी तरह रोया था, क्योंकि दुनिया में मेरी सिर्फ एक बहन ही थी जो कि वो भी अब मुझे छोड़कर जा चुकी थी। फिर जब हम दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे तो सियोकचोल ने बताया कि चेयरमैन किम भी यहाँ आ रहे हैं। मैंने सियोकचोल से साफ मना करा कि वो उन्हें यहाँ नहीं लाए, लेकिन चेयरमैन तब भी आ गए और मनी एनवेलप दे रहे होते हैं। तो तब मैं उन पर जोर से चिल्लाया और पैसे देने से मना करने लगा, ये कहकर कि मुझे अपनी बहन की सर्जरी के लिए सिर्फ 30 मिलियन चाहिए थे जो आपने मुझे दिए नहीं थे। तो अब आप क्यों ये पैसे दे रहे हो? क्या अब मेरी बहन जिंदा हो जाएगी? बात बढ़ने लगी और कांग की सभी लोगों से फाइट होने लगी। उसे साइड में फेंक दिया गया और चेयरमैन किम एनवेलप डालकर यहाँ से चले गए। तो तब कांग पागलों की तरह उस एनवेलप को ढूंढकर फेंकने लगता है। फिर उसने गुस्से में वहाँ की सभी चीज़ों को भी तोड़ना शुरू कर दिया और सभी से यहाँ से जाने के लिए बोला। अब दिखाया गया है कि जब वो अकेला था तो सियोकचोल कांग से कहता है कि तुमने अच्छा करा, हमें जो चीज़ करने से शांति मिलती है हमें वो करनी चाहिए। तो तब कांग कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो, मेरी बहन मरने से पहले मुझसे बोलकर गई है कि मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा इंसान बनूं। फिर सियोकचोल को थैंक्स करता है उसकी साइड रहने के लिए और पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ये सब छोड़ोगे, यानी क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगे? लेकिन सियोकचोल मजबूर था, इसलिए इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। प्रेजेंट में कांग सक्सेसफुल बन चुका है एंड उसकी इस सक्सेस का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो चेयरमैन किम को गिराना चाहता है। दूसरी तरफ सियोकचोल जो अकेले खड़ा हुआ था कि तभी उसको मिस्टर हान ने गुड न्यूज़ दी कि चेयरमैन तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो ये सुनकर सियोकचोल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियोंग ऑडिशन देने आ चुकी है, जहाँ वो काफ़ी नर्वस थी, लेकिन जब उसने सिंगिंग स्टार्ट करी तो उसकी सिंगिंग सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और बाकी सब जो लड़कियां थी वो भी हैरान थी। जजेस काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन इलगोंग नाम का मैनेजर जानबूझकर मियोंग की सिंगिंग को बेकार बताने लगता है और उसे रिजेक्ट कर देता है और काफ़ी रूडली भी बिहेव कर रहा था। एक्चुअली इलगोंग सिर्फ उन लड़कियों को सिंगिंग के लिए रखता है जो इलगोंग को रिश्वत देती हैं या उसके उनसे अच्छे कनेक्शन होते हैं। बाद में मियोंग रिक्वेस्ट करती भी है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो ऑडिशन के लिए, लेकिन इलगोंग ने साफ मना कर दिया था कि अगर तुम मुझे पैसे दोगी तभी यहाँ पर जगह पाओगी। मियोंग उदास होकर वापस चली गई कि तभी सियोकचोल मियोंग से मिलने आया, जिसे वो पूरी बात बताती है और कहती है कि मैं फिर से रिजेक्ट हो चुकी हूँ, शायद मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ। बार के मैनेजर ने कहा है कि अगर जॉब चाहिए तो पैसे देने होंगे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जॉब के लिए जाती ही क्यों, इसलिए मुझे गिव अप कर लेना चाहिए। सियोकचोल समझाता है कि तुम्हें डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं, उस मैनेजर का ही म्यूज़िक टेस्ट खराब होगा, वरना मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे बेस्ट सिंगर हो। मियोंग खुश हुई और फिर जब जाने लगी तो तब सियोकचोल ने मियोंग से बार का नाम पूछा। मियोंग ने बता दिया और पूछती है कि पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो तब वो बोला ऐसी क्योंकि अब मैं भी उस गंदी जगह पर नहीं जाऊंगा। मियोंग हंसने लगती है, लेकिन सियोकचोल ने अपने आदमी से बार के बारे में पता करवाया कि वो बार किसके एंटर में आता है। सियोकचोल का दोस्त बताता है कि ये बार कांग के एंटर में आता है और सुना है कि वहाँ जो भी कोई सिंगिंग करता है उसका करियर बन जाता है, क्योंकि वहाँ की वीडियोस बहुत वायरल होती हैं। तो तब सियोकचोल कांग के बारे में आ जाता है उसी मैनेजर से बात करने जिसने मियोंग को रिजेक्ट करा था। सियोकचोल ने पहले आराम से बात की, पर जब इलगोंग सियोकचोल से भी यही कहने लगा कि पूरे 10 मिलियन वॉन देने होंगे तभी मैं उस लड़की को रखूंगा, तो ये सुनकर सियोकचोल ने उस आदमी का हाथ मोड़ दिया। वो इलगोंग को सबक सिखा रहा था कि तभी कांग का राइट हैंड यानी कि इम्बॉक यहाँ आ जाता है। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया है कि इलगोंग सियोकचोल से माफ़ी मांग रहा है कि मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर इम्बॉक के दोस्त हो। तो वहीं इम्बॉक बोला कि उस लड़की को जॉब दे दो जिसके बारे में सियोकचोल ने कहा है। तो तब सियोकचोल कहता है कि नहीं, हमें टैलेंट देखना चाहिए, वो बहुत अच्छी सिंगर है। इम्बॉक इलगोंग से पूछता है कि वो लड़की कैसा गा रही थी। तो तब इलगोंग ने काफ़ी सारी तारीफ़ें की कि वो तो बहुत ही अच्छा गा रही थी। तो तब इम्बॉक कहता है कि ठीक है, तो फिर उसे जॉब पर रख लो। सियोकचोल यहाँ से चला गया। फिर मियोंग के पास कॉल आई और उसे बताया गया कि तुम पास हो चुकी हो। तो ये सुनकर मियोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम सियोकचोल को उसके दोनों दोस्त यानी यून और जोंग के साथ देखते हैं, जो कि दोनों खेल रहे थे। फिर सियोकचोल इन दोनों को बताता है कि शायद मैं बहुत जल्द रिलेशनशिप में आने वाला हूँ, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मियोंग है। तो ये सुनकर यून और जोंग दोनों शॉक रह जाते हैं कि अच्छा मियोंग, मतलब वही लड़की जिसकी वजह से तुमने पूरे स्कूल को हिला कर रख दिया था।
और फिर खुश होने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है। सियोक्चुल यून से बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज़ है और वो ये कि तुम्हारा पहला प्यार यानी मेरी बहन नारा मिल चुकी है। तो ये सुन के यून के होश उड़ गए कि क्या सच में नारा मिल चुकी है। तो तब जोंग यून का मजाक बनाने लगता है कि तुम आज भी उसे लाइक करते हो, तभी तो देखो ब्लश कर रहे हो। तो तब यून थोड़ा मुकरने लगा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कभी सियोक्चुल की बहन को उस नज़र से नहीं देखा, वो तो बस मेरा पहला प्यार थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत ही खुश होता है। सियोक्चुल को म्योंग की कॉल आई इसलिए वो साइड में आ गया, जहाँ म्योंग बताती है कि ये गुड न्यूज़ है इसलिए तुम शॉक मत हो जाना, मतलब कि मुझे फाइनली जॉब मिल चुकी है उसी बार में। तो तब सियोक्चुल खुश होता है और म्योंग को कांग्रेट्स करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन किम को देखते हैं जो कि पैसे बैग में रख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज वो डिस्ट्रिक्ट 3 के डीलर्स के साथ डील करने वाले थे। फिर वो उन डीलर से मिले और बातें करते हुए अंदर चले गए, लेकिन तभी कांग का बॉडीगार्ड टाई यहाँ आया जो कि छुपकर चेयरमैन किम की कार में ड्रग्स रख देता है। फिर बस होना क्या था, पुलिस आई और चेयरमैन किम को अरेस्ट कर लिया गया कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा। और फिर जब बाहर लाकर दिखाया भी गया कि कैसे आपकी कार में से ड्रग्स मिले हैं, तो तब ये सब डीलर्स भी दूर से देख रहे थे एंड चेयरमैन किम बस शॉक खड़े रहे। तो वहीं म्योंग फाइनली स्टेज पर आई और सॉन्ग सिंग करने के लिए रेडी थी। सियोक्चुल भी यहाँ आया और दूर से उसे ऑल द बेस्ट कर रहा था। तो तब म्योंग ने भी इशारे में ओके करा और अब क्योंकि सियोक्चुल यहाँ था इसलिए म्योंग बहुत अच्छे से सिंगिंग कर पाती है, जो सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई क्योंकि म्योंग की वॉइस काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी। लेकिन जब सियोक्चुल को कॉल पर चेयरमैन किम के अरेस्ट होने वाली बात के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत यहाँ से चला गया। तो वहीं सियोक्चुल के जाते ही कांग बार में आया, वो काफ़ी खुश था चेयरमैन किम को ड्रग केस में फंसाकर, इसलिए जब सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक निकाल ही रहा था कि तभी उसने म्योंग की स्वीट वॉइस सुनी। वो हैरान हुआ और म्योंग को स्क्रीन पर देखने लगा, फिर याद करता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझे मिली थी। इसलिए अब कांग को म्योंग और ज़्यादा अच्छी लगने लगी, इतनी ज़्यादा कि वो म्योंग की लाइव परफॉर्मेंस देखने आ गया, जबकि पहले वो ऐसा नहीं करता था, यानी ऐसे किसी की भी परफॉर्मेंस को देखने नहीं आता था। एक्चुअली अब कांग भी म्योंग की इनोसेंस एंड स्वीट वॉइस का फैन बन चुका है, इसलिए बस नॉन स्टॉप म्योंग को घूरता ही गया और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि कांग कैसे म्योंग की वॉइस में खो गया था, इसलिए वो फर्स्ट टाइम पब्लिक के बीच में लाइव परफॉर्मेंस देखने आ गया। वो बस म्योंग को घूरता ही जा रहा था। फिर वो इलगोंग से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो तब इलगोंग ने बताया कि इसका नाम म्योंग है और इसने आज से ही ज्वाइन करा है। कांग बोला इसकी वॉइस बहुत अच्छी है, ये बड़ा स्टेज डिजर्व करती है। तो तब इलगोंग सारा क्रेडिट खुद लेने लगा। ये सब इसे रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने टैलेंट की पहचान करके लड़की को जॉब पर रखा। तो तब कांग इलगोंग से बोला गुड जॉब। और फिर जब परफॉर्मेंस एंड हो गई तो जाने से पहले काफ़ी सारे पैसों का एनवलप देकर गया कि इस लड़की को दे देना, इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फिर जब म्योंग आई तो उसे पैसे दे दिए गए ये बताकर कि तुम्हें ये चेयरमैन ने दिए हैं। म्योंग हैरान हुई कि इतने सारे पैसे, और चेयरमैन है कौन, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। तो तब इलगोन बोला कि तुम उनसे नेक्स्ट टाइम मिल लेना, साथ ही अब से तुम मेन स्टेज पर परफॉर्म करने वाली हो। तो ये सुनकर म्योंग और ज़्यादा सरप्राइज रह गई। फिर सियोक्चुल को कॉल करके खुशी खुशी इन सभी बातों के बारे में बताने लगती है कि आज का दिन कितना ज़्यादा अच्छा रहा। तो तब सियोक्चुल भी म्योंग के लिए खुश हो रहा था। अब रात में सियोक्चुल मिस्टर हान से मिला जो सारी बातें बता रहे हैं कि कैसे कैसे पुलिस ने चेयरमैन को अरेस्ट करा है और मैं श्योर हूँ कि ये सब उस कांग ने ही करवाया है। तो तब सियोक्चुल कुछ नहीं कहता। फिर जब बाद में वो अपने घर आया जहाँ फादर उसी के आने का वेट कर रहे थे, तो तब सियोक्चुल उन्हें बताता है कि मैं बहुत जल्द इस काम को छोड़ने वाला हूँ। फादर खुश हो जाते हैं और मॉर्निंग में पूछते हैं कि रात जो तुमने कहा था वो सच है ना, कि तुम ये काम छोड़ दोगे। तो तब सियोक्चुल बोला कि हाँ। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हमें सियोक्चुल को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर हान बता रहे हैं कि चेयरमैन किम का ड्रग टेस्ट नेगेटिव आया है, इसलिए उन्हें बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा और अब हमें कांग का कुछ तो करना ही होगा। तो तब सियोक्चुल बोला कि पहले हमें एविडेंस ढूंढना चाहिए। जिसके बाद हम उसी स्कूल बॉय को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ सियोक्चुल की गैंग में ऐड होने आया था। वो सियोक्चुल को दिखाता है कि देखो मैंने रिव्यू लिख दिया है जो आपने लिखने के लिए बोला था, इसलिए अब तो प्लीज़ मुझे गैंग में ले लो। तो तब सियोक्चुल जो कि नहीं चाहता है कि स्कूल बॉयज़ ऐसे कामों में पड़े, वो स्टूडेंट से बोला कि पहले अपनी क्लास में 3rd रैंक लाकर दिखाओ, तभी मैं तुम्हें लूँगा। और फिर तभी यहाँ से चला गया। ऊपर से मिस्टर हान भी ये सब देख रहे थे और फिर एक आदमी से पूछते हैं कि भला ये लड़का कौन है। तो तब उस आदमी ने बताया कि ये अपने स्कूल का बेस्ट फाइटर है। नेक्स्ट सीन में हम नारा को देखते हैं जो कि अभी भी अपने बेटे चॉय को मिस कर रही थी कि तभी कोई जोर जोर से डोर नॉक करने लगा।
नारा डर जाती है कि पता नहीं कौन होगा, लेकिन फिर पता चला कि ये तो युन है। तो वहीं युन भी कहता है कि जल्दी खोलो, मैं हूँ तुम्हारा पहला प्यार। युन घर में आ चुका था, जहाँ दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं। नारा कहती है कि थैंक्स मुझे अपना पहला प्यार बनाने के लिए, लेकिन अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तो इस बात पर युन बोला, तो फिर क्या हुआ, क्या एक बच्चे की माँ को लाइक नहीं करा जा सकता है? नारा समझाती है कि तुम्हें पता है ना कि इस टाइम मेरी क्या कंडीशन है, मैं कितनी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई हूँ। तो तब युन बोला कि हाँ मैं सब जानता हूँ और मैं तुम्हें इन सभी प्रॉब्लम से बाहर भी निकाल लूंगा, बस तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। युन फिलहाल तो बताता नहीं है कि वो किस चीज़ का प्रॉमिस करा रहा है, लेकिन फिर बस तभी बाइक करके खुशी खुशी यहाँ से चला गया। जिसके जाने के बाद नारा बोलती है कि पता नहीं क्यों मेरा हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है, क्या ये सब सच में युन के यहाँ आने की वजह से हुआ है? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कांग अपनी खुशी सभी के सामने शेयर कर रहा है कि कैसे मैंने चेयरमैन किम को फंसाया है। अब उसके हाथ से डिस्ट्रिक्ट 3 का प्रोजेक्ट निकल जाएगा और वो मुझे मिल जाएगा। बेचारा चेयरमैन किम, जिसे इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। तो तब इम्बॉक यहाँ तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाहर आकर कांग के बॉडीगार्ड टाई पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई थी, आखिर तुम खुद को समझ क्या रहे हो, कांग का राइट हैंड तुम हो या फिर मैं? और जब चला गया तो तब साफ दिख रहा था कि टाई को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वहीं अंदर कांग ने बार मैनेजर इलगोंग से पूछकर मियोंग का यूट्यूब चैनल निकाल लिया था, जिसे उसने सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करा। फिर मियोंग की सभी वीडियोस को प्यार से देखने लगा। इसका मतलब साफ है कि अब कांग मियोंग को कुछ ज्यादा ही लाइक कर रहा है और यहाँ से लव ट्रायंगल की स्टार्टिंग हो चुकी है। जिसके बाद अब हम मियोंग को देखते हैं, जिसने शिमिन को उसके पैसे वापस कर दिए हैं, जो लेकर शिमिन खुश थी कि तुमने बहुत जल्द पैसे वापस कर दिए, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ बेहतर बन रही है। फिर पूछती है कि तुमने मुझसे मेरे भाई का नंबर लिया था, क्या तुम्हारी इससे बात हुई थी? मियोंग शर्माते हुए बताती है कि हाँ थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो तब शिमिन बोली, कोई नहीं, अगर वैसा हो जाता है जैसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कपल बन जाओ। फिर बताती है कि वैसे मेरा भाई पहले ऐसा नहीं था, यानी वो तुम्हारे स्कूल से जाने के बाद चेंज हुआ था और गैंगस्टर बन गया था। पता नहीं क्या वजह थी जो उसने स्कूल में आकर विंडोज़ तोड़ दी थी और बहुत चिल्ला भी रहा था, जिस वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। तो तब मियोंग हैरान होती है क्योंकि उसे ये सब बातें पता नहीं थी। फिर तभी उसे फिर से फ्लैशबैक्स आने लगे, इसलिए वो तभी शिमिन को बाय करके जल्दी से यहाँ से चली गई और बाहर बैठकर उन पुराने दिनों को याद करने लगती है। एक्चुअली मियोंग के स्कूल में एक बहुत बड़ी बुली गैंग थी, जो सब पहले तो मियोंग का गिटार तोड़ देते हैं, फिर मियोंग से ज़बरदस्ती सॉन्ग सिंग कराते हैं और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। इसलिए यही वजह थी कि मियोंग ज़्यादा लोगों के सामने सिंगिंग नहीं कर पाती थी। फिर तभी गैंग का लीडर मियोंग के बाल पकड़ता है और उसे खींचता हुआ लेकर जाने लगा। फिर ये सभी मिलकर मियोंग के कपड़े फाड़ने शुरू कर देते हैं और उसकी ऐसी हालत में वीडियो रिकॉर्ड करते जा रहे थे। मियोंग काफ़ी चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन कोई मियोंग की मदद करने नहीं आता और बस इसी तरह बहुत देर तक मियोंग को बुली करा गया और उसे मारा भी जा रहा था। अब हम देखते हैं कि सेओक्चुल इस बात से अनजान था। वो मियोंग के घर के बाहर मियोंग के आने का वेट कर रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ही ये दोनों लव रिलेशनशिप में आए थे, मगर मियोंग ऐसी हालत में सेओक्चुल के सामने नहीं आती है और बस सदमे में खड़ी रही। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाई गया, जहाँ मियोंग कह रही है कि इसका मतलब सेओक्चुल के फ्यूचर खराब होने के पीछे मैं हूँ, क्योंकि उसको मेरी वजह से स्कूल से निकाला गया था, यानी उसने मेरी वजह से वो सब करा जो उसे नहीं करना था। इसलिए सेओक्चुल से कॉल करके कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है और इस दिन के बाद की बातें जाननी है जब मैं स्कूल छोड़ के चली गई थी। सेओक्चुल हैरान था और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा और बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा भी। फिर अब सेओक्चुल भी उन दिनों को याद करने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि सेओक्चुल को जब पूरी बात के बारे में पता चला था कि मियोंग के साथ स्कूल में क्या क्या हुआ है, तो वो भागता हुआ मियोंग के घर आया था, लेकिन घर खाली हो चुका था, यानी कि मियोंग हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी थी। सेओक्चुल बाहर आया और मियोंग को कार में बैठता हुआ देख वो जोर जोर से मियोंग का नाम पुकारने लगा और रुकने के लिए बोल रहा था। मियोंग भी सेओक्चुल को देख लेती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, यानी वो रुक नहीं सकती थी और फिर तभी यहाँ से चली गई, जबकि सेओक्चुल बस रोता ही गया। और कुछ इस तरह सेओक्चुल और मियोंग ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। फिर बाद में सेओक्चुल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में स्कूल आया था, सभी विंडोज़ को तोड़ने लगा था और उन बुलीज से बाहर आने के लिए बोल रहा था जिन्होंने मियोंग को बुली करा था, पर कोई बाहर नहीं आया था। उल्टा गुस्से में स्कूल में ये सब करने की वजह से सेओक्चुल को स्कूल से निकाल दिया गया था। फिर आगे की स्टोरी हमें पता ही है कि फादर के जेल जाने के बाद वो एक गैंगस्टर बन गया था। जिन सभी बातों को प्रेजेंट में याद करके सेओक्चुल भी उदास है
पर साथ ही अब खुश भी है कि मियोंग एक बार फिर उसकी जिंदगी में आ चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हम जोंग को देखते हैं जो कि नारा की फ्रेंड से कार्ड्स खेलना सीख रहा था, लेकिन तभी शिमिन आई और बताने लगी कि बाहर ऑफिसर युन आए हैं। और फिर युन उस फुटेज को देखता है जब बाल लेडी और उसके दोनों साथी ने हॉस्पिटल में आकर हंगामा करा था। युन कह रहा होता है कि वो इन तीनों के अगेंस्ट एक्शन लेगा ताकि ये लोग फिर से नारा को नहीं ढूंढें। तो तब शिमिन युन को थैंक्स करती है और फिर पूछती है कि पर तुम हमारे फैमिली मैटर में हेल्प क्यों करा रहे हो। तो ये सुन युन कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने भी तुम्हारे घर की किमची खाई है और अक्सर खाना खाने आता रहता हूँ, इसलिए ये मेरा भी फैमिली मैटर हुआ और क्या पता बहुत जल्द मैं तुम्हारा जीजा भी बन जाऊं। तो तब इस बात को जानकर शिमिन और ज़्यादा खुश होने लगी। फिर हमें नारा को दिखाया गया जो कि बाहर कुछ खरीदने आई थी। तो तब उसको बाल लेडी का आदमी पहचान लेता है। काफ़ी देर तक दोनों भागते गए लेकिन नारा किसी तरह से बच गई। पर अब उस आदमी को पता चल चुका था कि नारा इसी इलाके में कहीं रह रही है। जिसके बाद अब हम सेओक्चुल को देखते हैं जो कि पहले इमबॉक से बात करता है कि आखिर कांग ऐसा क्यों कर रहा है। जब सुलह हो चुकी थी तो इमबॉक बोला कि वो अब से कुछ नहीं करेगा, मैं बात करूंगा। तो तब सेओक्चुल कहता है कि नहीं, अब मुझे खुद कांग से बात करनी है। वो कांग के ऑफिस में आ गया जहां सेओक्चुल को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिस वजह से सेओक्चुल की सभी से फाइट होने लगी। कांग का बॉडीगार्ड टाई सेओक्चुल को घायल करने के लिए वेपन भी निकालने वाला था, मगर तभी फाइनली इमबॉक यहाँ आ गया और सभी को रोक कर सेओक्चुल से अंदर जाने के लिए बोलता है। तो वहीं कांग भी बाहर आ गया था जिसने सेओक्चुल को अंदर बुलाया। फिर दोनों के बीच बात हुई कि आखिर कांग ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर कब ये लड़ाई खत्म होगी। तो तब कांग कहता है कि मैं अच्छा आदमी बनना चाह रहा हूँ लेकिन चेयरमैन किम ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। तो तब सेओक्चुल कांग को बहुत समझाता है कि अभी भी टाइम है, तुम ये लड़ाई खत्म कर दो और जो तुमने करा है उसकी माफ़ी चेयरमैन किम से मांग लो। लेकिन कांग ऐसा करने से साफ मना कर देता है और पूछता है कि अगर चेयरमैन किम तुमसे मुझे मारने का बोलेंगे तो क्या तुम मुझे जान से मार दोगे। सेओक्चुल इस बात का कोई रिप्लाई नहीं देता और फिर तभी यहाँ से चला गया। फिर जब ये बात मिस्टर हान को पता चली कि सेओक्चुल कांग से मिलकर आया है तो वो सेओक्चुल पर गुस्सा करते हैं। सेओक्चुल बोला कि मैं बस शांति से दोनों के बीच सुलह कराना चाह रहा हूँ। तो तब मिस्टर हान पूछने लगे वैसे वो मुझे क्या कह रहा था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कांग ने मेरी बुराई नहीं करी हो। तो तब सेओक्चुल याद करता है कि कांग ने कैसे मुझे वार्न करा है कि मिस्टर हान सेओक्चुल के लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो सेओक्चुल से जेलस रहते हैं। इसलिए कांग ऑफर करता है कि तुम मेरे पास मेरी गैंग में आ जाओ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है वरना तुम उन लोगों के साथ तबाह हो जाओगे। पर सेओक्चुल ने ये बात मिस्टर हान को नहीं बताई और बोला कि उसने आपको कुछ नहीं कहा था। एक्चुअली माना सेओक्चुल ये काम छोड़ना चाहता है लेकिन वो चेयरमैन किम को लेकर काफी लॉयल है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि दो गैंगस्टर्स आपस में बुरी तरह लड़ रहे हैं। फिर जब इन दोनों को रुकाया गया तो तब जूनियर बताता है कि इस डूशिक ने मुझसे पैसे ले रखे हैं, अभी तक वापस नहीं करे और अब ये चोरी भी कर रहा है। तो तब सेओक्चुल डूशिक को डांटता है। सभी बाहर थे और अंदर से पिटने की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि सेओक्चुल डूशिक को मार रहा था। तो तब मिस्टर हान शोर सुनकर कहने लगते हैं कि भला ये कैसा टाइम चल रहा है, चेयरमैन जेल में बंद हैं और गैंगस्टर्स पिट रहे हैं। फिर तभी यहाँ एक और इनकी गैंग का मेंबर आया और मिस्टर हान से शिकायतें करने लगा कि आप हमें ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं देते हो और एक्स्ट्रा मनी भी नहीं देते हो, ना ही 5 स्टार होटल में खिलाकर लाते हो। जबकि वो जो कांग है अपने गैंग मेंबर्स का बहुत ध्यान रखता है, उन्हें लग्जूरियस लाइफ देता है और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी देता है। तो ये सुनकर मिस्टर हान उस लड़के को मारकर भगाने लगे कि अगर तुझे उन लोगों की गैंग ज्वाइन करनी है तो जा कर ले, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है, वहाँ तो सब अच्छे फाइटर भी हैं लेकिन तू तो हमेशा पिट कर आ जाता है। तो तब वो गैंगस्टर सॉरी करने लगा। दूसरी तरफ डूशी की पिटाई एंड हो चुकी थी। फिर सेओक्चुल बोला कि अब मैं सुन नहीं लूँ कि तुम फिर से गैम्बलिंग कर रहे हो, कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सको और फिर दोबारा गैम्बलिंग नहीं करो, पर तुम बाज नहीं आ रहे हो। डोशिक सेओक्चुल को सॉरी करता है लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और गुस्से में सेओक्चुल को जान से मारना चाहता है। अब हमें युन को दिखाया गया जो कि नारा से मिलने आया है। नारा को जब ये बात पता चली तो वो युन से बोली कि अभी ऊपर नहीं आना और फिर जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। युन हंसने लगा और बोला कि लगता है कि ये मेरे लिए खुद को डॉल बना रही है। लेकिन तभी उसे बाल लेडी का आदमी दिखता है जो कि नारा की फोटो दिखाकर उसे ढूंढ रहा था। युन पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जिसे मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था।
इसलिए नारा की फोटो देखकर बोला कि ये बहुत ही प्रिटी है, तुम इसे क्यों ढूंढ रहे हो। वो आदमी कहता है कहीं भी नहीं, मुझे तो ये चुड़ैल लगती है। तो तब यून ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया और उससे बोला कि मुझे बाल लेडी तक ले चलो एंड फिर दोबारा मेरी नारा को बुरा मत कहना। फिर वो इस आदमी के साथ बाल लेडी के पास आ जाता है, जहाँ पहले तो कोई डरता नहीं, पर जब पता चला कि ये एक पुलिस ऑफिसर है तो वो सभी सॉरी करने लगे और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारी इस जगह को बंद मत कराना। तो तब यून कहता है कि एक शर्त पर, कि अगर तुम मेरी नारा को फिर से परेशान नहीं करो तो, एंड जो पैसे उसके ऊपर थे उन्हें अपना बैड लक समझकर भूल जाओ। वो लेडी मान गई क्योंकि कोई भी पुलिस ऑफिसर से उलझना नहीं चाहता था। फिर अब हमें स्योक-चुल और मिस्टर हान को पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाया गया, जहां चेयरमैन जेल से बाहर आते हैं और बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। फिर कार में कहने लगे कि मैं जानता हूं कि ये सब उस कांग ने कराया है, उसने मेरे साथ ठीक नहीं करा। फिर जब ऑफिस में आए तो मिस्टर हान स्योक-चुल से बाहर रुकने का कहते हैं और खुद अंदर अकेले में चेयरमैन से बात करने जाते हैं, जबकि स्योक-चुल को ये फिक्र थी कि मुझे मियोंग की लाइव परफॉर्मेंस भी देखने जानी है, क्योंकि आज वो मेन स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है। यानी एक तरह से मियोंग का बड़ा दिन था। तो वही मियोंग स्योक-चुल का ही वेट कर रही होती है। मियोंग का दोस्त बताता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर वीआईपी सीट रिजर्व करा दी है। तो ये देखकर मियोंग काफी ज्यादा खुश होने लगी। लेकिन जब शो स्टार्ट हुआ और वो परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आई तो स्योक-चुल अभी तक नहीं आया था, जिस बात से मियोंग परेशान होने लगती है। लेकिन वही कांग फुल स्पीड से मियोंग की लाइव परफॉर्मेंस देखने आ रहा होता है और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि मियोंग को स्योक-चुल का इंतजार था, पर जब वो आया नहीं तो वो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देती है। उसके सॉन्ग एंड वॉइस को सभी काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। तो वहीं कांग फुल स्पीड से आ रहा होता है मियोंग को देखने के लिए। फिर अब हमें चेयरमैन किम को दिखाया गया, जो कि गुस्सा थे क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट 3 के डीलर्स उनकी कॉल्स का आंसर नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो चिल्लाने भी लगे कि तुम नॉन स्टॉप कॉल करते जाओ। फिर जब डीलर की साइड से मैसेज आया कि वो लोग चेयरमैन किम के साथ डील कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ड्रग्स जैसे रिस्की मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो तब ये झटका चेयरमैन किम के लिए बहुत ही बड़ा था, क्योंकि वो कब से डिस्ट्रिक्ट 3 पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन कांग की वजह से उन्होंने करोड़ों की डील खो दी। तो वहीं दूसरी तरफ हमें स्योक-चुल दिखाया गया, जो कि परेशान था कि मियोंग मेरा वेट कर रही होगी, कि तभी उसे चेयरमैन किम ने अंदर बुलाया बात करने के लिए। यहाँ सिर्फ ये तीनों थे। फिर चेयरमैन किम स्योक-चुल से पूछते हैं कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो, आखिर लॉयल्टी दिखाने के लिए तुम किस लेवल तक जा सकते हो। स्योक-चुल बोला कि मैं समझा नहीं। तो वो स्योक-चुल को एक डैगर देते हैं कांग को जान से मारने के लिए। स्योक-चुल शॉक रह गया। फिर चेयरमैन किम यहाँ से जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि मुझे भरोसा है कि तुम डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लोगे, और फिर तभी यहाँ से चले गए। जबकि स्योक-चुल बस सदमे में बैठा रह जाता है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद अब हमें मियोंग दिखाई गई, जिसने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी और वो बार बार स्योक-चुल की सीट को देख रही होती है कि आखिर कब स्योक-चुल यहाँ आएगा। कि तभी सीट पर कोई आकर बैठ गया, जो कि कांग है, जिसे मियोंग ने देखा। लेकिन फिर वो अपनी सिंगिंग पर फोकस देने लगी, जबकि कांग बस नॉनस्टॉप मियोंग को घूरता गया। काफी देर तक परफॉर्मेंस चलती है। फिर तभी कांग इलगोंग को बुलाकर उससे कुछ कहता है और फिर तभी यहाँ से चला जाता है। जब परफॉर्मेंस एंड हो गई एंड मियोंग जा रही थी तो तब इलगोंग मियोंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर अब दिखाया गया कि वो मियोंग को फोर्स कर रहा है कि अंदर जाओ और चेयरमैन कांग के लिए पर्सनली सॉन्ग सिंग करो, ये उनका ऑर्डर है। मियोंग मान नहीं रही होती है, लेकिन जैसे तैसे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद इलगोंग ने मियोंग को मना लिया। फिर जब मियोंग अंदर आई तो कांग मियोंग को देखकर काफी खुश हुआ कि शो स्टार आ चुकी है, और फिर हेलो करते हुए हैंडशेक के लिए हाथ आगे करता है। लेकिन मियोंग हैंडशेक नहीं करती, बल्कि बस दूर से ही हेलो करती है। कांग ने मियोंग से बैठने के लिए कहा, लेकिन इस चीज के लिए भी मियोंग ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो तब कांग कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा फैन हूँ और सब्सक्राइबर भी। क्या नाम है तुम्हारे चैनल का? लिटिल सिंगिंग रूम, है ना? मैंने उसे सब्सक्राइब कर रखा है, सभी वीडियोस को लाइक भी कर रखा है, सभी वीडियोस पर कमेंट भी कर रखे हैं, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर रखी है। तो ये सुन मियोंग हैरान होने लगी। बाय द वे गाइज, आप सब भी प्लीज ये सारे काम कर दो जो कांग ने मियोंग के लिए कर रखे हैं, स्पेशली नोटिफिकेशन को ऑन करना। मैनेजर भी फोर्स करने लगे तो तब मियोंग बैठ गई। कांग मियोंग से म्यूजिक के बारे में बात करने लगा और बता रहा था कि आज तक मैंने ऐसी वॉइस नहीं सुनी जैसी तुम्हारी है, जिसके अंदर एक मैजिक है और एक गहराई भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ स्पेशली परफॉर्म करो, बदले में मैं तुम्हें बहुत कामयाब बना दूंगा।
मियोंग रेडी नहीं थी क्योंकि वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन कांग के ज्यादा कहने पर वो मान गई और अब दिखाया गया कि वो कैसे कांग के लिए सॉन्ग सिंग कर रही है। इसी बीच सेओक्चुल की बार बार कॉल्स आ रही होती हैं, लेकिन मोबाइल साइलेंट पर था। तो वहीं मैनेजर इलगोंग जब नीचे आया एंड उससे मियोंग का फ्रेंड जो कि एक बार टेंडर है मियोंग के बारे में पूछता है कि मियोंग ठीक है ना, तो तब मैनेजर कहता है कि हाँ ठीक है, चेयरमैन उसे खा थोड़ी रहे हैं और तू उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, जा चुपचाप अपना काम कर। तो वहीं मियोंग का सॉन्ग जब एंड हो गया तो कांग उसके लिए क्लैपिंग कर रहा था, फिर बोला कि आओ बैठो, फिर से हम म्यूजिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन मियोंग कहती है कि नहीं, अब मुझे जाना होगा। कि तभी कांग ने चिढ़कर मियोंग का बैग उठा लिया और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काइंड था, लेकिन तुमने मुझे रूड बनने पर मजबूर करा है। फिर टाई को मियोंग का बैग दे देता है। मियोंग डर चुकी थी कि मुझे अपना बैग वापस चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाना है। तो तब कांग और ज्यादा चिढ़ गया और बोला कि अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है वो लिविंग के लिए, मुझे जानने में इंटरेस्ट आ रहा है। मियोंग बोली पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं, बस इतना जान लो कि अगर उसे पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो गुस्सा हो जाएगा। कि तभी फिर से सेओक्चुल की कॉल आने लगी, तो तब कांग के कहने पर टाई ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो वहीं सेओक्चुल परेशान हो रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट बार आ गया, जिसे देखकर इलगोंग तो छुप गया एंड बार टेंडर जब बताने ही वाला था कि मियोंग ऊपर है, लेकिन तभी इलगोंग ने उसे चुप करा दिया और झूठ कह दिया कि मियोंग यहाँ से जा चुकी है। तो तब सेओक्चुल इस बात पर बिलीव कर लेता है, लेकिन जब बाहर आकर फिर से कॉल कर रहा था तो अब भी मोबाइल बंद आने लगा, इसलिए वो परेशान हो गया कि आखिर मियोंग कहाँ चली गई। दूसरी तरफ कांग ने पैसे निकाले और वो पैसे मियोंग को देने लगा कि ये तुम्हारे आज के लिए। मियोंग हैरान थी और पूछती है कि क्या हर बार इतने ही मिलेंगे, तो वो बोला कि नहीं, इससे भी ज्यादा, बस मुझे अपने सॉन्ग सुनाती रहो। पिटाई से कहता है कि मियोंग को न्यू पर्स और काफी सारी एक्सपेंसिव ड्रेसेस भी दिला दो, क्योंकि माइंड को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होता है। तो तब मियोंग चिढ़कर कहती है कि अच्छा ऐसा है तो फिर मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपके लिए ऐसे अकेले में काम करने का, याद रखना कि आप मुझे खरीद नहीं सकते हो। कांग कहता है कि तुम रूड हो रही हो, तो तब मियोंग बोली कि हाँ, क्योंकि शुरुआत आपने की थी। और जब टाई से बैग लेने लगी तो तब वो मियोंग का हाथ पकड़ लेता है और बैग नहीं दे रहा था। कि तभी कांग काफी जोर से टाई पर चिल्लाया और मियोंग के हाथ को छोड़ने के लिए कहने लगा, साथ ही कहता है कि मियोंग का बैग भी उसे वापस कर दो, यानी इसे जाने दो। पर मियोंग याद रखना कि इस एटीट्यूड के साथ तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी, हर चीज की कीमत होती है, इसलिए तुम्हें शांति से सोचकर मुझे जवाब देना चाहिए। मियोंग और ज्यादा डर गई थी। फिलहाल वो यहाँ से चली गई एंड बस में आकर बुरी तरह रोने लगी। डर की वजह से उसकी हार्ट बीट भी फास्ट थी। कि तभी मियोंग को सेओक्चुल का मैसेज आया कि तुम कहाँ हो, प्लीज फ्री होते ही मुझे कॉल करो। तो तब ये देखकर वो और बुरी तरह रोने लगती है कि अब भला मैं सेओक्चुल को कैसे बताऊं कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, यानी इतनी मुश्किल से एक अच्छी जॉब मिली, लेकिन अब वहाँ भी ये सब हो रहा है। फिलहाल वो अकेले रहना चाहती थी, इसलिए जब अपने घर के बाहर आई तो पता चला कि सेओक्चुल मियोंग का उसके घर के बाहर ही वेट कर रहा था। मियोंग कुछ नहीं बोलती, बस काफी देर तक सेओक्चुल को देखती है और फिर भाग के आकर सेओक्चुल को हक कर लेती है। सेओक्चुल हैरान हुआ और पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, किसी ने कुछ कहा है क्या इलगोंग ने फिर से कुछ करा। लेकिन मियोंग कहती है कि नहीं, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास तुम हो, वरना तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि अब तक मैं कितनी अकेली थी। फिर सेओक्चुल से ओल्ड डेज के बारे में बात करने लगी कि तुमने मेरी वजह से वो सब क्यों करा था, आखिर तुमने अपनी स्कूल लाइफ क्यों खराब करी। तो तब सेओक्चुल कहता है कि मैंने जो कुछ भी करा उसका मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे माफ करना। जब उन लोगों ने तुम्हारी वीडियो बनाई थी तो तब मैं तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन अब फिर दोबारा तुम्हें किसी ने देखा भी तो मैं उस इंसान को जान से मार डालूंगा। मियोंग और ज्यादा इमोशनल हो गई और बस सेओक्चुल को काफी देर तक हक करती रही। फिर अब हम सेओक्चुल को उसके घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो फिर से पुराने दिन याद करता है कि उसने कैसे विंडोज तोड़ दी थी और पुलिस से बाहर आने के लिए बोल रहा था। फिर वो पुलिस के पास आया, जहाँ पहले तो उसने डोर लॉक कर दिया ताकि कोई भी यहाँ से भाग नहीं सके और ना ही कोई इन्हें बचाने आ सके। फिर सबसे पहले बुली गैंग के लीडर की मार के बुरी हालत कर देता है एंड दिखाया गया कि उसने बाकी सबको भी काफी बुरी तरह मारा था। सेओक्चुल ने मियोंग की जब न्यूड वीडियो देखी तो वो गुस्से से मोबाइल को तोड़ने लगा। फिर वो और सबसे भी उनके मोबाइल लेता है, जहां वो उन्हें बार बार मार भी रहा था और सभी के मोबाइल्स को भी तोड़ रहा था ताकि मियोंग की वीडियो सभी के मोबाइल से गायब हो जाए। फिर अब हम सेओक्चुल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां ऑफिसर डांट रहे हैं कि आखिर तुमने इतने लोगों को मारा क्यों, कम से कम उन्हें मारने की वजह तो बता दो, सभी इस टाइम हॉस्पिटल में हैं।
उनसे सही से बोला भी नहीं जा रहा है, इसलिए उनकी फैमिलीज तुम पर केस करना चाह रही हैं। तो तब सेओक्चुल बोला कि मैं उन सभी बुलीज को पेन देना चाहता था ताकि उन्हें समझ आ सके कि जब दर्द होता है तो कैसा फील होता है। पुलिस ऑफिसर बोले कि शायद तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और शायद तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस भी बने अगर तुमने उन सभी को मारने का रीजन नहीं बताया तो तब सेओक्चुल बोला कि कोई नहीं, निकाल दो स्कूल से और बना दो क्रिमिनल केस, मेरी लाइफ ऑलरेडी मैस है। तो तब पुलिस ऑफिसर भी हैरान होने लगे। एक्चुअली सेओक्चुल ने इसलिए मियोंग की न्यूड वीडियो के बारे में ऑफिसर को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये बात बाहर आए और उसे बचाने की वजह से एज ए एविडेंस किसी तरह से वीडियो को रिस्टोर करा जाए एंड मियोंग की लाइफ खराब हो, इसलिए उसने चुप रहकर अपने ऊपर क्रिमिनल केस बनवा लिया था। जो बातें प्रेजेंट में सोच सोच कर सेओक्चुल इमोशनल हो रहा है, पता नहीं जब उसे कांग के लव ट्रायंगल के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे इस बात को सहन करेगा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन देखते हैं जहां सेओक्चुल एक रूम में आया जहां कांग को काफी बुरी तरह मारकर बांधा हुआ था और फिर तभी सेओक्चुल ने कांग के चाकू मार दिया जिस वजह से कांग की डेथ हो गई एंड सेओक्चुल के हाथों पर खून लग गया। लेकिन ये सब सिर्फ सेओक्चुल का एक ड्रीम था, इसलिए वो नींद से उठकर परेशान होने लगता है। पर कहीं ये सेओक्चुल ने फ्यूचर तो नहीं देखा है क्योंकि आगे कांग और सेओक्चुल के बीच मियोंग की वजह से सिचुएशन काफी खराब होने वाली है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेयरमैन किम और मिस्टर हान खुश हैं कि बहुत जल्द सेओक्चुल जो कि उनका बेस्ट फाइटर है वो कांग का चैप्टर क्लोज करने वाला है। लेकिन सेओक्चुल साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं कांग को जान से नहीं मारूंगा, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा करना गलत है। चेयरमैन किम को काफी ज्यादा गुस्सा आया इसलिए वो सेओक्चुल से यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर अब हमें दिखाया गया कि मिस्टर हान ने सेओक्चुल से बात की, यानी उससे समझाया कि वो ये काम कर दे। लेकिन जब दोनों की बहस होने लगी तो मिस्टर हान ने सेओक्चुल को मार भी दिया, लेकिन फिर बाद में शांत होकर फिर से समझाने लगे। लेकिन सेओक्चुल गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हमें मियोंग दिखाई गई जिसको मैनेजर इलगोंग कॉल करते हैं और बताते हैं कि सभी लोग तुम्हारी सिंगिंग के फैन बन चुके हैं और बस तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, इसलिए तुम अभी बाहर आओ क्योंकि चेयरमैन ने कहा है कि तुमको डबल पे भी करा जाएगा। तो तब मियोंग मैनेजर इलगोंग को सॉरी करती है ये बताते हुए कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। इलगोंग परेशान हुआ और मियोंग को काफी समझाता है कि ऐसा मत करो, लगता है तुम्हें कल चेयरमैन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। पर मियोंग एक नहीं सुनती, बस क्लियर कर देती है कि अब से वो बाहर नहीं आएगी, आप चेयरमैन से भी मेरी साइड से सॉरी कर देना। और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। कांग वही था जो कि सब बातें सुन चुका था, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता कि मियोंग ने कैसे यहाँ से काम छोड़ दिया है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि मियोंग नर्सिंग होम में पेशेंट्स को सिंगिंग सिखा रही है क्योंकि अब वो यहीं पर पार्ट टाइम जॉब करने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें नारा दिखाई गई जो कि शिमिन से बोली कि मुझे अब यहाँ और नहीं रहना, ये जगह मुझे जेल लग रही है, इसलिए या तो मुझे यहाँ से निकाल दो या मुझे वापस गैम्बलिंग क्लब जाने दो। तो तब शिमिन कहती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। कि तभी नारा को बाल लेडी का मैसेज आया कि वो नारा का सारा लोन माफ कर रही हैं एंड अब से नारा को कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो ये रीड कर वो शॉक रह गई। कि तभी ये उनका गुड डे मैसेज आया, इसलिए वो पूछती है कि क्या ये सब तुमने करा है। तो तब वो खुश होकर बताता है कि हाँ, एंड ये कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ। तो तब नारा यून से इम्प्रेस होने लगती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम इम्बॉक को टाई से बात करते हुए देखते हैं जहाँ टाई रात की पूरी बात इम्बॉक को बता रहा था कि कैसे कैसे चेयरमैन को एक लड़की पसंद आ रही है जो कि सिंगर है, उसका नाम मियोंग है। तो तब इम्बॉक समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे सेओक्चुल पसंद करता है, इसलिए तभी उसने ये बात कांग को भी आकर बता दी कि मुझे टाई ने कल के बारे में सब बताया एंड उसका बॉयफ्रेंड। कांग पूछने लगता है कि कौन, यानी कौन है उसका बॉयफ्रेंड, क्या तुम उसको जानते हो। तो ये सुन इम्बॉक जब जैसे ही बताता है कि सेओक्चुल उस लड़की यानी मियोंग का बॉयफ्रेंड है, तो ये सुन कांग के होश उड़ गए कि क्या हमारा सेओक्चुल मियोंग का बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। फिर खुद ही शांत हो गया कि मुझे इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए और फिर इम्बॉक को यहाँ से भेजने के बाद परेशान होने लगता है कि भला ये क्या सीन हो गया, अब मैं क्या करूँ, यानी मैं मियोंग को ऐसे ही जाने भी नहीं दे सकता हूँ, वो मेरे दिल में बस चुकी है। वेल, अब हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं जहाँ एक पेशेंट को शिमिन पहली नजर में पसंद आ गई, इसलिए वो जोंग से बात करते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट कराऊंगा क्योंकि यहाँ की नर्स बहुत ही काइंड एंड प्रिटी है। शिमिन शॉक रह गई एंड जोंग भी उस लड़के को हैरानी से देखने लगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बोल रहा है। तो वहीं वो लड़का जाते जाते भी शिमिन को अच्छे से बाय करते हुए जाता है।
कि आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैं बस आपकी तारीफ कर रहा था। तो तब उसके जाने के बाद जोंग भी बाहर आ गया क्योंकि वो जेलस हो रहा था। फिर शिमिन से कहने लगा कि ज़्यादा स्माइल मत करा करो। शिमिन जोंग को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जब जोंग वॉशरूम चला गया एंड शिमिन कोई फाइल ले रही थी तो तब यहाँ उसने जोंग की टेबल पर 2 कॉन्सर्ट की टिकट्स देख ली। कि इसका मतलब जोंग डायरेक्टर की बेटी के साथ डेट पर जा रहा है, जिस वजह से शिमिन उदास हो जाती है। जोंग को जब ये बात याद आई तो वो भागकर जल्दी से वापस आया और जब जल्दी जल्दी टिकट चेक करने लगा तो पता चला कि टिकट्स अपनी जगह पर थे। इसलिए जोंग ने चैन की सांस ली कि थैंक गॉड शिमिन को कुछ पता नहीं चल सका। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिमिन जोंग से पूछती है कि क्या इस संडे हम डेट पर चलें। तो पहले तो वहाँ कर देता है, लेकिन जब उसे याद आया कि इस दिन डायरेक्टर की बेटी से मिलना है इसलिए जोंग ने बहाना बनाकर मना कर दिया। तो तब भी शिमिन को बहुत ही बुरा लगा कि इसका मतलब जोंग मुझे सच में चीट कर रहा है, इसलिए उसका बुरी तरह दिल टूट जाता है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम सेओक्चुल को देखते हैं जो कि लोन लेने आया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसे लोन नहीं मिल पाया, इसलिए वो उदास हो गया। और जब म्योंग से मिलने पार्क आया तो तब वहाँ लोगों को एक जगह जाता हुआ देख एंड म्यूजिक सुनकर वो समझ जाता है कि मेरी वाली यहीं पर होगी। फिर हम म्योंग को सिंगिंग करते हुए देखते हैं जो कि एक बैंड के साथ मिनी शो कर रही है। उसका सॉन्ग सभी को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए सेओक्चुल ये देखकर खुश होने लगा और अपनी सारी टेंशन भी भूल गया। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को साथ में देखते हैं जहां म्योंग बता रही है कि मैं बार्क की सिंगिंग जॉब को छोड़ चुकी हूँ, इसलिए अब से ऐसे ही मिनी शोज करूंगी। सेओक्चुल परेशान हुआ कि पर क्यों, क्या तुम्हें मैनेजर इलगोंग परेशान कर रहा है? मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो तब वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस वहाँ मन नहीं लग रहा है और यहाँ देखो, यहाँ सब कितना खुला खुला है, कितनी रिफ्रेशमेंट है, इसलिए मैं यहीं पर वर्क करना चाहती हूँ। तो तब सेओक्चुल मान गया और बोला कि मुझे तुम पर प्राउड है। फिर म्योंग को हक करने लगा कि सिर्फ तुम ही मेरा सुकून हो। म्योंग सेओक्चुल को किस करती है तो तब पहले तो सेओक्चुल हैरान हुआ, फिर वो भी म्योंग को किस करने लगा। दोनों साथ में बहुत खुश थे, यानी अब ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई छुप कर इन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा है, जो कि कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेयरमैन किम सेओक्चुल के फादर यानी मिस्टर पार्क से मिलने आए हैं और उनको कांग की हरकत के बारे में बता रहे हैं कि कांग मुझे कैसे अभी भी परेशान कर रहा है, आप प्लीज मेरी उससे बात करवा दो, मैं बस शांति चाहता हूँ। मिस्टर पार्क ने कॉल मिलाकर चेयरमैन किम को दी तो तब वो कांग से बोले कि मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। तो ये सुन कांग मान गया और अब हमें सेओक्चुल दिखाया गया जिसे भी चेयरमैन किम ने इस बारे में बताया है कि आज कांग से मीटिंग होगी, तुम जल्दी आ जाओ। सेओक्चुल बोला कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो तब उससे म्योंग पूछती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम ये काम छोड़ दोगे। तो तब सेओक्चुल बोला कि हाँ, छोड़ने वाला हूँ, लेकिन कुछ मैटर्स सॉल्व होने के बाद। जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ दोनों पार्टीज एक दूसरे से मिलती हैं। चेयरमैन किम ठीक बात कर रहे थे, वो बस अब शांति चाहते हैं और यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि हम साथ में मिलकर डिस्ट्रिक्ट 3 के काम को पूरा करेंगे। लेकिन कांग अभी भी नहीं मानता, यानी बोला कि डिस्ट्रिक्ट 3 को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, पर यह तुम्हारे लिए करना मुश्किल है। चेयरमैन किम ने फिर से समझाया कि पुरानी बातें भूल जाओ और ये ड्रिंक पियो एंड लड़ाई खत्म कर दो। पहले तो कांग ड्रिंक पी लेता है, जिस वजह से सबको लगने लगा कि सुलह हो चुकी है, लेकिन तभी कांग ने ड्रिंक निकाल दी और चेयरमैन किम पर चिल्लाने लगा कि मैं कुछ भी भूल नहीं सकता हूँ, हम दुश्मन थे और हमेशा रहेंगे जब तक कि हम में से कोई एक मर नहीं जाता। चेयरमैन किम को गुस्सा आया और वो कांग को मारने वाले थे, लेकिन कांग चाकू आगे कर देता है एंड कहता है कि भूलो मत कि मैं कितना अच्छा फाइटर हूँ। चेयरमैन शॉक थे, फिर तभी उन्होंने अपनी शर्ट फाड़ दी और बोले कि ऐसा पहली बार नहीं है कि मुझे चाकू लगेगा, इसलिए लो मारो मुझे, पर भूलना मत कि फिर तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। कांग चुप खड़ा रहा, फिर सेओक्चुल बीच में आया और कांग से सब रोकने के लिए कहता है। तो तब कांग थोड़ा शांत हुआ और फिर वो अपने लोगों के साथ यहाँ से चला गया। चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्से में थे, इसलिए वापस जाते टाइम मिस्टर हान से बोले कि जिंदगी में आज से पहले कभी मेरी इतनी इंसल्ट नहीं हुई है जितनी कि आज कांग ने करी है, इसलिए मैं इसे जान से मारकर ही दम लूंगा, क्योंकि मैं शांति चाह रहा था पर कांग मुझे शांत रहने नहीं देगा। फिर मिस्टर हान से एक ऐसा आदमी को ढूंढ के लाने के लिए बोलते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सके, यानी पैसों के लिए किसी की जान भी ले सके। जिसके बाद अब हम कांग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आ चुका था और म्योंग एंड सेओक्चुल की फोटोज देख रहा होता है कि कैसे ये इतने क्लोज हैं।
इसलिए बोला कि सेओक्चुल तुम ही क्यों, यानी तुम ही क्यों मियोंग के बॉयफ्रेंड हो। और वहीं मिस्टर हान डोजिक के पास आए, यानी वही आदमी जो कि गैम्बलिंग में पैसे हारा हुआ है। उससे मिस्टर हान कहते हैं कि तुम्हें चेयरमैन किम ने बुलाया है। सीन कट हुआ। फिर अब नेक्स्ट डे हमें सेओक्चुल को पोएम क्लास अटेंड करते हुए दिखाया गया। क्लास के बाद उसके पास मियोंग की कॉल आई। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि दोनों कहाँ हैं, ये कहकर कि हम बाद में बताएंगे। लेकिन जब कॉल एंड हुई तो पता चला कि दोनों एक दूसरे के सामने थे। अब हम देखते हैं कि सेओक्चुल मियोंग से कह रहा है कि प्लीज किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पोएम सीखने आता हूँ, वरना मेरे जूनियर्स मेरा मजाक बनाएंगे, क्योंकि मैं एक गैंगस्टर हूँ, जिसे ये सब काम शोभा नहीं देते। तो तब मियोंग बोलती है कि इस बात में कोई खराबी नहीं है, यानी एक गैंगस्टर भी पोएम सीखने का हक रखता है, और यही तुम्हारा शुरू से ड्रीम भी था ना। और फिर बताती है कि मैं भी यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। तो तब सेओक्चुल मियोंग को ऑल द बेस्ट करने लगा। फिर मियोंग उसी लड़की से मिली जिससे वो पहले मिली थी, जो कि मियोंग की फैन भी थी। वो पूछती है कि क्या अब तुम ज्यादा लोगों के सामने परफॉर्म कर पाओगी। तो तब मियोंग बताती है कि हाँ, और ये मेरा डर मेरे बॉयफ्रेंड की हिम्मत देने की वजह से दूर हुआ है। फिर हम मियोंग को क्लास अटेंड करते हुए देखते हैं, जहां वो सभी को समझा रही है कि सभी को म्यूजिक प्ले कैसे करना है। दूसरी तरफ कांग अपनी बहन के मेमोरियल पर आया और कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे कहने के बाद भी एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया। फिर वो पुराने दिन याद करने लगता है कि मैं अपनी छोटी बहन के साथ कितना ज्यादा खुश था। वही मेरी दुनिया थी, जिसकी स्टडी के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। उसको एक सक्सेसफुल पेंटर बनाना चाहता था, लेकिन अफसोस अब मेरी बहन मेरे साथ नहीं है। इसलिए थोड़ी और देर तक वो अपनी बहन से बातें करता है और उसको मिस करता रहता है। फिर अब हम शिमिन को देखते हैं, जो कि सेओक्चुल को कॉल करके बताती है कि बड़ी बहन यानी नारा घर को जेल बता रही है, इसलिए मुझे डर है कि वो फिर से भाग नहीं जाए, इसलिए हमें उसे चॉइस से मिलवाना चाहिए। तो तब सेओक्चुल इस बात के लिए मान गया। तो वही नारा ड्रीम देख रही होती है कि मैं कैसे वापस अपने घर अपने बेटे के पास आई हूँ। मॉम भी मुझे देखकर खुश थी और मेरे भाई बहन भी, लेकिन जब फादर ने मुझे देखा तो वो मेरी टांगे तोड़ने के लिए मेरे पीछे आने लगे। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर के मारे मैं स्पीड बढ़ा ही नहीं पा रही थी। और फिर तभी वो उड़ गई और बोली कि ये बहुत ही डेंजरस ड्रीम था। वह सेओक्चुल चोई को अम्यूजमेंट पार्क घुमाने के बहाने घर से ले आता है। फिर वो चोई को नारा के पास ले आया, जिसे देखकर नारा काफी ज्यादा खुश हुई। अब ये तीनों अम्यूजमेंट पार्क में आ गए, जहाँ ये काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। साथ ही यहाँ युन भी था, जो कि इनके साथ एंजॉय कर रहा होता है। और फिर बाद में चोई के साथ साथ नारा को भी कॉटन कैंडी लाकर देता है, जो पहले तो नारा लेती नहीं है, लेकिन सेओक्चुल के कहने के बाद ले लेती है। तो तब सेओक्चुल इन तीनों को और ज्यादा एंजॉय करने के लिए यहीं छोड़कर चला गया। तो वहीं सेओक्चुल के फादर ने जब एक लेटर रिसीव करा, जिसके अंदर लिखा है कि बहुत जल्द बैंक वाले इनके घर को लेने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने लोन नहीं दिया है। तो तब फादर परेशान हो गए और सेओक्चुल की मदर को इस बारे में नहीं बताते हैं। दूसरी तरफ मियोंग जब क्लास ओवर होने के बाद जा रही होती है कि तभी उसे एक बहुत ही बड़ी एंटरटेनमेंट एजेंसी की साइट से कॉल आई, जो कि मियोंग से कह रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपकी म्यूजिक वीडियोस यूट्यूब पर देखी हैं। तो ये सुन मियोंग काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये काफी बड़ी बात थी, यानी बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट एजेंसी ने मियोंग को बुलाया था। लेकिन दूसरे ही पल पता चलता है कि ये सब कांग मियोंग के लिए कर रहा है, यानी उसने मियोंग के लिए एजेंसी से बात की है, तभी वो लोग मियोंग का इंटरव्यू लेने के लिए उसे बुला रहे हैं। इसका मतलब कांग सच में मियोंग को सक्सेसफुल करना चाहता है, ताकि वो मियोंग का दिल जीत सके। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 6 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियोंग एजेंसी के बाहर आ चुकी है। फिर यहाँ उसकी एक लेडी से बात हुई, जो कि मियोंग की काफ़ी तारीफ कर रही थी कि हाँ, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है, आपने जो सॉन्ग्स खुद के लिखे हुए हैं वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इसलिए क्या आप रेडी हो हमारे साथ वर्क करने के लिए। मियोंग पूछती है कि मतलब। तो तब वो बोली कि हम आपका डायरेक्ट डेब्यू करा रहे हैं। तो ये सुन मियोंग के होश उड़ गए, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी बात है एंड ये सब कांग की हेल्प से हो रहा है, लेकिन अभी मियोंग को इस बारे में पता नहीं है। वेल नेक्स्ट सीन में सेओक्चुल मिस्टर हान से पूछ रहा है कि मेरे उन 100 मिलियन वॉन का क्या रहा, जिनको देने का आपने प्रॉमिस करा था। तो तब मिस्टर हान कहते हैं कि अब जब कांग ने हमसे डिस्ट्रिक्ट 3 छीन लिया है, तो तुम उन पैसों को भूल जाओ, क्योंकि तभी तो तुम्हें वो पैसे मिलते, क्योंकि सभी का प्रॉफिट होता। तो ये सुनकर सेओक्चुल काफी ज्यादा परेशान हो गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ से अपार्टमेंट्स की तारीफ कर रहे हैं कि हम भी वहां रह सकते हैं, देखो कितने अच्छे होते हैं, काफी ऊपर का नज़ारा भी दिखता है, इसलिए चलो ऐसा करते हैं और इस घर को बेच देते हैं। लेकिन उनकी वाइफ ऐसा करने से साफ मना कर देती हैं कि इस घर से मेरी काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो ये सुन मिस्टर पार्क और ज़्यादा परेशान हो गए। मतलब नेक्स्ट सीन में हम सेओक्चुल को मियोंग के साथ देखते हैं, जहां मियोंग ने सब बातें शेयर की। तो तब सेओक्चुल
म्योंग के लिए खुश होने लगा। फिर जब म्योंग अपनी मॉम से मिलने आई तो वो शॉक रह गई क्योंकि उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं थी, वो सभी को मार रही होती हैं। म्योंग उनसे शांत होने का कहती है तो तब वो म्योंग से बोली कि मिस तुम जो कोई भी हो प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलो, मेरी छोटी बेटी है जो कि भूखी होगी और मेरे घर वापस आने का इंतज़ार कर रही होगी। तो ये सुन म्योंग इमोशनल होने लगी क्योंकि उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पा रही हैं, यानी म्योंग की मदर की कंडीशन अब दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। फिर वो बाहर आई और सियोकचुल को कुछ बातें बताने लगी कि जब मैं छोटी थी और मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था तो तब मेरी मॉम मुझे पियानो बाय कराने लेकर आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने हिसाब से कोई सा भी पियानो चूज़ कर सकती हूँ। तो तब बहुत देर तक सब पियानो को ट्राई करने के बाद मैंने एक पियानो को चूज़ करा था। मॉम ने मुझसे काफ़ी सारे प्रॉमिसेस भी कराए थे जो वैसे तो सब मुझे याद हैं, लेकिन एक प्रॉमिस है जो कि बहुत स्पेशल था पर वो मुझे याद नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम शिमिन को देखते हैं जो कि जोंग का पीछा करते करते कॉन्सर्ट के बाहर आ चुकी थी। वो यहाँ जोंग को डायरेक्टर की बेटी यानी जेनी के साथ देख लेती है, इसलिए उसका दिल टूट गया। फिर जब सब कॉन्सर्ट के लिए अंदर जाने लगे तो शिमिन बहुत कोशिश करती है अंदर जाने की, लेकिन टिकट नहीं होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाई, इसलिए वो बाहर बैठकर वेट करने लगी। और जब वहाँ के एक आदमी से शिमिन की लड़ाई होने लगी क्योंकि वो आदमी शिमिन पर हंस रहा था, इसलिए शिमिन को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ सियोकचुल ने म्योंग को उसके घर ड्रॉप करा, साथ ही म्योंग को हिम्मत भी दी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो तब म्योंग सियोकचुल को हक कर लेती है और हिम्मत देने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर जब सियोकचुल वापस घर जा रहा था कि तभी उसको रास्ते में जिन्हो दिखा। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। फिर जिन्हो सियोकचुल से उसे फॉलो करने के लिए बोलता है और अब बाद में दिखाया गया कि जिन्हो ने सियोकचुल को अपनी फैमिली से मिलवाया। बाद में ये सभी साथ में खाना खाते हैं जहाँ जिन्हो बताता है कि ये सब वही लोग हैं जो लास्ट तक प्रोटेस्ट में मेरे साथ थे और अब हम एक साथ काम करते हैं और एक साथ ही रहते हैं। बाद में वो अकेले में सियोकचुल से पूछता है कि तुमने अभी तक गैंगस्टर की जॉब छोड़ी क्यों नहीं है। तो तब सियोकचुल बताता है इसलिए क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें खराब हुई हुई हैं। तो तब जिन्हो कहता है कोई नहीं, तुम बाद में ये काम छोड़ देना, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और हम जैसे अच्छे लोगों के लिए सिर्फ हमारी फैमिली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जिसके बाद अब हम जोंग और जेनी को देखते हैं जो कि कॉन्सर्ट एंड होने के बाद बाहर आ चुके थे, जहां जोंग क्लियर कर देता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूं और उस लड़की से काफ़ी जल्द शादी करने वाला हूं। मैं ये बात तुम्हें आराम से समझाना चाहता था, इसलिए आज तुमसे मिला ताकि फिर तुम भी अपनी मॉम को ये बात आराम से समझा सको। तो तब जेनी कहती है कोई नहीं, मैं भी अपनी मॉम के फोर्स करने पर यहाँ आई थी, वरना मेरा भी ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। तो ये सुन जोंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और जल्दी से भागकर शिमिन के पास जाने लगता है। लेकिन शिमिन जिसका दिल टूट चुका था वो ड्रिंक करने एक जगह आई, जिसे वही पेशेंट पहचान लेता है जो कि हॉस्पिटल में शिमिन को प्रीति बोल रहा था। वो शिमिन के पास आया और फिर दोनों बातें करने लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी और दोनों ड्रंक भी थे, साथ ही जोंग बार बार शिमिन को कॉल कर रहा था, इसलिए वो लड़का इरिटेट होकर कॉल पिक करता है और जोंग से कह देता है कि मैं शिमिन का बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूँ, इसलिए बार बार कॉल करके हमें परेशान मत करो। तो ये सुन जोंग शॉक रह गया कि भला ये कौन लड़का था। शिमिन भी हैरान थी, इसलिए वो लड़का शिमिन को सॉरी करता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन शिमिन बोलती है कि नहीं, तुमने अच्छा काम करा, पर मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। और फिर उस लड़के को बाय करके यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नारा अपने बेटे और युन के साथ है। तीनों साथ में काफी इंजॉय कर रहे थे, डिनर कर रहे होते हैं। लेकिन जब युन नारा को उसके घर छोड़कर एंड नारा के बेटे को अपने साथ ले गया सियोकचुल के घर छोड़ने के लिए, तो तब नारा अपने बेटे को मिस करती हुई काफ़ी बुरी तरह रोने लगी। जिसके बाद अब हम म्योंग को देखते हैं जो कि कैफ़े में काम कर रही थी, लेकिन उसकी फिर से कोई सीक्रेटली फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा और फिर अब वो फ़ोटोज़ कांग देख रहा होता है एंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जिस लड़की को मैं इतना पसंद करता हूँ वो यहाँ ऐसे नौकरों की तरह काम कर रही है। इसलिए तभी म्योंग से बात करने कैफ़े आ गया, जिसे देखकर म्योंग शॉक रह गई। फिर अब दोनों बाहर बैठकर बात करते हैं, जहां कांग कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब तुम्हें मुझसे हाथ मिला लेना चाहिए, मुझे सच में दिल से तुम्हारी हेल्प करनी है। लेकिन म्योंग कहती है कि पर मैंने कभी आपसे हेल्प नहीं मांगी, तो आप क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं खुद से अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हूँ, ना कि किसी से भीख में लेकर। तो तब कांग कहता है कि देखो ऐसा नहीं है, हम दोस्त भी बन सकते हैं, पर कम से कम अपनी मॉम का तो सोचो।
वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए और तुम्हारे लिए भी, इसलिए तुम्हें मुझसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो तब मियोंग शॉक रह गई कि आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो? कांग कहता है कि हाँ, क्योंकि जो लोग मुझे पसंद आते हैं मैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। वैसे तुम्हारी बात और सबसे अलग है, इसलिए मुझे और अच्छे से तुम्हारे बारे में अब तुमसे जानना है। तो तब मियोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई कि आप प्लीज़ ऐसा नहीं करो और फिर दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। आप जब भी मेरे सामने आते हो मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। कांग का इन बातों से काफ़ी दिल टूट गया और वो जाने लगा, लेकिन तभी रुका और बोला कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड यानी सेओक्चुल को जानता हूँ, इतने अच्छे से जानता हूँ कि शायद तुम उसे इतने अच्छे से जानती होंगी। मियोंग हैरान हुई। फिर कांग कहता है कि सेओक्चुल ऐसा है कि वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियां बर्बाद कर सकता है, यानी दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं अपोजिट हूँ, यानी मैं अपनी खुशी के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता हूँ, फिर चाहे वो कोई पुराना दोस्त ही क्यों नहीं हो। इसलिए विश करता हूँ कि मैं सेओक्चुल को कुछ नहीं करूँ। और फिर अपना कार्ड मियोंग को देते हुए यहाँ से चला गया। मियोंग शॉक रह गई कांग की इन बातों से, क्योंकि ये एक तरह की धमकी थी। और फिर कांग बाहर आ चुका था और अपनी कार में बैठकर सेओक्चुल को यहाँ आते हुए देखता है, जो कि मियोंग से मिलने आया है। सेओक्चुल जब नोटिस करता है कि मियोंग उदास है तो पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मियोंग झूठ कह देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं काम की वजह से काफ़ी थक चुकी हूँ, दिल भी घबरा रहा है, इसलिए चलो घर चलें। फिर जब दोनों मियोंग के घर के बाहर आए तो यहाँ मियोंग पूछने लगी कि उस दिन जो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और अगर कोई भी मुझे परेशान करेगा तो तुम उसे नहीं छोड़ोगे, तो क्या ये बात सच है? सेओक्चुल मियोंग को हक कर लेता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मियोंग इमोशनल होने लगी। फिर सेओक्चुल से पूछती है कि क्या तुम आज रात मेरे साथ मेरे घर पर रुकोगे, तो तब इस बात के लिए वो मान जाता है। फिर जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सेओक्चुल घर वापस आया तो ये बात सेओक्चुल के फादर ने नोटिस करी, इसलिए वो सेओक्चुल से पूछने लगे कि क्या तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो तब वो बता देता है कि हाँ। तो ये सुन फादर खुश हुए और कहते हैं कि उस लड़की का ध्यान रखना। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेओक्चुल वर्क पर जाते टाइम मियोंग से बात करता है, जिससे मियोंग बोली कि तुम एक हार्ड वर्किंग गैंगस्टर हो जो कि बहुत ही काइंड भी है, पोइट्री की क्लासेस भी लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान भी रखता है। तो यह सुन सेओक्चुल खुश होने लगा। फिर सेओक्चुल से बात करने के बाद मियोंग ने कांग को कॉल की, क्योंकि कांग अपना कार्ड जो मियोंग को दे गया था, इसलिए मियोंग के पास कांग का नंबर था। वो कांग से डायरेक्ट कहती है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड सेओक्चुल को तकलीफ पहुंचाने की सोचना भी मत। कांग कॉल कट कर देता है और कहता है कि अचानक इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, और कहीं ना कहीं उसका मियोंग की बातों से दिल टूट गया था। अब नेक्स्ट सीन में हमें जोंग और शिमिन को दिखाया गया, जहाँ जोंग ने शिमिन से पूछा कि आखिर तुम मेरी कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रही थी, और कल रात कौन लड़का तुम्हारे मोबाइल से बात कर रहा था जो कि खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बता रहा था। तो तब शिमिन कहती है कि तुमसे मतलब, और फिर बाद में बता देती है कि वो वही पेशेंट था जो उस दिन मुझसे मिला था। फिर जोंग से पूछती है कि तुम कहाँ थे। जोंग बातें घुमाने लगता है तो तब शिंग ने बताया कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से डायरेक्टर की बेटी जेनी के साथ देखा था पियानो कॉन्सर्ट में जाते हुए। तो ये सुन जोंग शॉक रह गया और बोला कि मैं जेनी को बता चुका हूँ कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन शिमिन जोंग की बातों पर बिलीव नहीं करती है और उदास होकर यहाँ से चली गई, क्योंकि उसे लगा कि जोंग अभी भी उससे झूठ कह रहा है। जिसके बाद अब हमें सेओक्चुल की गैंग के साथ उसी स्टूडेंट को दिखाया गया जो कि बार बार सेओक्चुल के पास आ रहा था, इसलिए ये देख सेओक्चुल शॉक रह गया और पूछता है कि इसे यहाँ किसने रखा। और फिर सेओक्चुल ने उस स्टूडेंट से अकेले में बात की कि मैं चाहता हूँ कि तुम अभी सिर्फ पढ़ाई करो, क्या पता तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, वरना गैंगस्टर बनने में कुछ नहीं रखा है। लेकिन वो लड़का मान नहीं रहा होता है। तो तब सेओक्चुल उससे पूछता है कि तुम बचपन में क्या बनना चाहते थे। वो लड़का बोला बेसबॉल प्लेयर। तो तब सेओक्चुल कहता है कि तुम खुद को एक बार और चांस दो बेसबॉल प्लेयर बनने का, अगर तुम फेल हो गए तो तब यहाँ आ जाना। वो लड़का इस बात के लिए मान जाता है और फिर तभी यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हमें कांग को दिखाया गया, जिससे और कोई नहीं बल्कि सेओक्चुल की गैंग का वो लड़का मिलने आया जो कि उस दिन मिस्टर हान से शिकायतें कर रहा था कि वो लोग उन्हें कुछ नहीं देते हैं, जबकि कांग अपने लोगों को बहुत कुछ देता है। एक्चुअली इसने सीक्रेटली कांग की गैंग ज्वाइन कर ली है, लेकिन चेयरमैन किम की जासूसी रखने के लिए वो अभी भी सेओक्चुल की गैंग में है। और यही वो पर्सन था जो मियोंग और सेओक्चुल के छुप छुप कर फोटोज क्लिक कर रहा था। वो यहाँ कांग को ये भी बता देता है कि सेओक्चुल बहुत जल्द आपको जान से मारने वाला है, क्योंकि उससे ऐसा करने के लिए चेयरमैन किम ने बोला है। कांग हैरान हुआ कि क्या सच में ऐसा है। तो तब वो बताता है कि हाँ।
क्योंकि जब चेयरमैन किम ये सब बातें सियोकचुल से कर रहे थे और उन्होंने सियोकचुल को अपना डैगर भी दिया था, तो तब मैंने ये सारी बातें अपने कानों से सुनी थी। कांग शॉक रहता है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि सियोकचुल उसका दोस्त नहीं रहा है, तभी उसने चेयरमैन किम से मुझे मारने के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि यहाँ कांग को ये बात पता नहीं है कि सियोकचुल ने नेक्स्ट डे कांग को मारने से साफ मना कर दिया था, इसलिए कांग के दिल में सियोकचुल को लेकर नफरत आने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियोंग जो कि अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करा रही थी कि तभी कांग भी यहाँ आ गया, जिससे डायरेक्टर काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं कि लड़की वाकई टैलेंटेड है। तो तब कांग तो खुश होता है, लेकिन मियोंग सब समझ जाती है कि इसका मतलब ये सब मिस्टर कांग करा रहे थे, इसलिए वो तभी सब छोड़कर यहाँ से जाने लगी। कांग मियोंग को रोकता है और बोलता है कि बेवकूफ़ी मत करो, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है कि तभी सियोकचुल भी यहाँ आ गया, जो कि काफी जोर से कांग पर चिल्लाया कि मियोंग का हाथ छोड़ दो। कांग एंड मियोंग दोनों हैरान हुए। फिर कांग सियोकचुल से कहता है कि मैं सिर्फ मियोंग की मदद करा रहा हूँ। सियोकचुल पूछता है पर क्यों, क्या मियोंग ने तुमसे मदद मांगी है जो तुम ऐसा कर रहे हो? आखिर क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? तो तब कांग कहता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मियोंग को एक अच्छी लाइफ देना तुम्हारे बस की बात नहीं। सियोकचुल को कांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि आखिर ये मेरा दोस्त होकर मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे कैसे पड़ सकता है। यहाँ तक कि कांग ये भी कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगा हूँ। और अब इससे पहले कि दोनों के बीच लड़ाई हो पाती कि तभी मियोंग कांग से यहाँ से जाने के लिए कहती है। कांग चला गया। फिर बाद में सियोकचुल एंड मियोंग ये दोनों भी नीचे आ गए, जहाँ मियोंग सियोकचुल से मूड ठीक करने के लिए कह रही होती है कि अब सब ठीक है। तो तब सियोकचुल थोड़ा शांत हुआ और एक ड्रेस मियोंग को दिखाने लगा कि मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। एक्चुअली जब ये दोनों साथ में थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो तब मियोंग के घर की एक पेंटिंग में सियोकचुल ने सेम ऐसी ड्रेस को देखा था, इसलिए वो मियोंग के लिए सेम वही ड्रेस लेकर आया है। तो तब मियोंग काफी ज्यादा खुश हुई। फिर बाद में दोनों डेट पर जाते हैं, जहां मियोंग वही ड्रेस पहनकर आती है। सियोकचुल इमोशनल हो गया, फिर मियोंग को हक कर लेता है। फिर बाद में दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे, यानी काफी जगहों पर घूम रहे थे। अब हमें शिमिन दिखाई गई, जिसको सुबह सुबह जोंग लेने आया होता है। दोनों के बीच फाइनली सब ठीक हो गया, क्योंकि शिमिन ने अपनी गलती रियलाइज कर ली होती है कि वो सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर बोली कि आज रात में अपनी मॉम के घर रुकूंगी अपने मन को शांत करने के लिए। अब हमें नारा दिखाई गई, जिसका दिमाग खराब हो चुका था बार बार अपने बेटे को याद कर करके एंड अपने डैड से डर डर के, इसलिए वो डर का सामना करने का डिसाइड करती है और डायरेक्ट रात में अपने घर के बाहर आ गई और जोर से चिल्लाई कि मैं वापस आ चुकी हूँ। सभी जल्दी से बाहर आ गए और नारा को देखने लगे। तो वहीं चोई काफी ज्यादा खुश हुआ अपनी मॉम से मिलकर, लेकिन वहीं मिस्टर पार्क अपनी बेटी के आने का सुनकर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे होते हैं। अब नारा ने घर में आकर अपने फादर से नीचे बैठकर माफी मांगी। मिस्टर पार्क नारा को मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भले ही नारा की वजह से आज वो लोन में डूबे हुए हैं, पर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए नेक्स्ट डे शांति से बैठकर ये सभी बात करते हैं। और एक तरह से मिस्टर पार्क ने अपनी बेटी नारा को माफ कर दिया था। शिमिन ने फोटो क्लिक करी सियोकचुल को भेजने के लिए, तो तब वो भी खुश हो जाता है एंड मियोंग को भी फैमिली फोटो दिखाता है, ये कहकर कि मैं बहुत जल्द तुम्हें इन सभी से मिलवाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि आज स्कूल में चोई की पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहाँ फर्स्ट टाइम नारा आई थी। सभी बच्चे ड्राइंग के बारे में बता रहे थे, लेकिन जब जैसी चोई अपनी ड्राइंग के बारे में बताता है, ये कहते हुए कि मेरी मॉम घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन अब वापस आ चुकी हैं, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो ये सुनकर सभी पेरेंट्स शॉक रह गए और नारा को देखने लगे, यानी उस पर हंस रहे होते हैं। तो तब नारा भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए हंसना शुरू कर देती है कि मेरा बेटा बहुत मजाक करता है। अब हमें सियोकचुल दिखाया गया, जिसने अपना रिजाइन लेटर मिस्टर हान को दिया, लेकिन मिस्टर हान साफ मना करने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, इसलिए इस लेटर को भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर सियोकचुल उनकी एक नहीं सुनता, क्योंकि अब उसकी साइड से सब खत्म हो चुका है। तो वहीं चेयरमैन किम अपना चेकअप करवाने आए होते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि उन्हें ट्यूमर है। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक रह गए। फिर जब वो ऑफिस आए और उनको सियोकचुल के रिजाइन लेटर के बारे में पता चला, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम सियोकचुल को
को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं, वो हमारा खास आदमी है। तो वहीं नेक्स्ट सीन में हमें मियोंग की मदर को वीआईपी रूम में दिखाया जाता है। मियोंग हैरान हुई कि मॉम यहाँ कैसे आई, तो तब कांग आया और बताने लगा कि ये सब मैंने कराया है तुम्हारी मॉम के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। मियोंग गुस्सा करने लगती है, तो तब कांग मियोंग को अपनी बहन की स्टोरी बताता है कि मेरी बहन की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अपनी बहन का अच्छा इलाज नहीं करा पाया, और अब देखो वो मेरे साथ नहीं, इसलिए मेरी जैसी गलती तुम मत करो, यानी अपनी मॉम का अच्छे से इलाज कराओ वरना बाद में पछताओगी। मगर मियोंग कांग की एक नहीं सुनती, क्योंकि वो बस कांग से मदद नहीं लेना चाहती है ताकि कांग के दिल में किसी भी तरह की उम्मीद नहीं आए, इसलिए गुस्से में अपनी मॉम को वीआईपी रूम से लेकर यहाँ से चली गई, जबकि कांग बस चुपचाप खड़ा रह गया। फिर अब हमें नेक्स्ट सीन में चेयरमैन किम को दिखाया जाता है, जिन्होंने सेओक्चुल को बात करने के लिए बुलाया है। वो मिस्टर हान से बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि अकेले में सेओक्चुल से बात कर सके। फिर सेओक्चुल को समझाने लगे कि मैं बहुत जल्द रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि नेक्स्ट चेयरमैन तुम बनो और गैंग को हैंडल करो। मैं ये काम हान पर नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता है, उसमें समझदारी भी नहीं है। तो तब ये सब बातें छुपकर मिस्टर हान भी सुन लेते हैं और उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे। वैसे एक्चुअल चेयरमैन किम से भी साफ कह देता है कि नहीं, मैं नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे फोर्स मत करो, और फिर तभी यहाँ से चला गया। अब हमें योंगी को दिखाया गया, जो कि अपनी बर्थडे पार्टी के बहाने चेयरमैन किम के गैंगस्टर्स को एक बार में बुलाता है, और फिर तभी यहाँ कांग के गैंगस्टर्स ने इन सभी पर हमला कर दिया, यानी एक तरह से कांग ने जंग स्टार्ट कर दी है। इससे पहले कि चेयरमैन किम ये सब स्टार्ट करते, सेओक्चुल को इस बारे में इन्फॉर्म करा जाता है, जो सुनकर वो भी शॉक रह गया। फिर तभी साइड से टाई उसके पास आया और फिर यहाँ सेओक्चुल का भी एक्सीडेंट कर दिया जाता है, जिस वजह से सेओक्चुल की बुरी हालत हो गई। वो जैसे तैसे कार से बाहर आया, लेकिन फिर तभी वहीं पर बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो शिमिन एंड जोंग दोनों सेओक्चुल के लिए परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन सेओक्चुल शिमिन से कहता है कि प्लीज मियोंग को इस बारे में इन्फॉर्म मत करना। अब यहाँ उसकी युन से बात हुई, जहाँ युन कह रहा है कि पता नहीं कांग ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करा, तुमको उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन सेओक्चुल मना कर देता है कि अब मैं ये सब काम छोड़ चुका हूँ, इसलिए फिर से इन लड़ाइयों में पड़ना नहीं चाहता हूँ। फिर वो कांग को कॉल करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा है, जबकि मैं चेयरमैन किम के यहाँ से रिजाइन दे चुका हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम फ्यूचर में फिर ऐसा नहीं करोगे। साथ ही अब हमारी दोस्ती भी खत्म। कांग कोई रिप्लाई नहीं देता है, बस चुपचाप ये सब सुन रहा था और फिर सेओक्चुल ने कॉल कट कर दी। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सेओक्चुल अब जिन्हो के साथ काम करने लगा है और इस बारे में कॉल पर मियोंग को बता रहा था कि मैं जॉबलेस नहीं रहा, यानी मुझे काम मिल चुका है। तो ये सुन वो काफी ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट सीन में नारा दिखाई गई, जिसने फिर से सैलून में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अभी भी लोन की वजह से परेशान थी कि तभी युन नारा से मिलने आया, जिससे नारा ये पूरा मैटर शेयर करती है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो तब युन कहता है कोई नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। नारा हैरान हुई और पूछती है कि पर क्यों, यानी तुम क्यों मेरे लिए ये सब करोगे। तो तब वो कहता है इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। नारा युन से और ज्यादा इम्प्रेस होने लगती है और कुछ इस तरह इन दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हान चेयरमैन किम से कांग पर अटैक करने के लिए कह रहे होते हैं ताकि बदला लिया जा सके, लेकिन चेयरमैन किम मिस्टर हान से शांत होने का कहते हैं। एक्चुअली जब से चेयरमैन किम को अपनी तबीयत का पता चला है, वो अब लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन मिस्टर हान बहुत गुस्से में थे। तो वहीं योंगी को पैसे दिए जाते हैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देने के लिए, तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया। फिर अब हमें मियोंग को दिखाया गया, जिसे जब जैसी बताया जाता है कि आपकी मदर के बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, तो ये सुन वो परेशान हो गई एंड नर्सिंग होम आकर अपनी मॉम की फिक्र करने लग जाती है, जो कि दर्द से तड़प रही होती हैं। कांग भी पूरी नजर रख रहा था, इसलिए वो भी तबीयत खराब का सुनकर यहाँ आ गया। फिर वो नर्स पर जोर से चिल्लाया कि जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। एक्चुअली एडवांस केयर नहीं मिलने की वजह से मियोंग की मदर की और ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी। फिर हम हॉस्पिटल सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर चेकअप करते हैं और बताते हैं कि मियोंग की मदर को हॉस्पिटल में एडमिट रखना होगा। तो ये सुन मियोंग मान गई। फिर वो बाहर उदास बैठी हुई थी, तो तब कांग मियोंग को हिम्मत देने लगा कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कि तभी शिमिन भी यहाँ आती है और मियोंग को बताती है कि
तुम्हारी मॉम की कंडीशन हैंडल कर ली गई है, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। फिर उसने कांग को देखा और वो पहचान गई कि ये तो सियोकचुल के दोस्त हैं। तो वहीं कांग भी शिमिन को पहचान जाता है कि ये तो सियोकचुल की बहन है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों म्योंग की मदर के पास हैं, जहाँ शिमिन कहती है कि बताओ, पहले सियोकचुल का एक्सीडेंट हुआ और अब तुम्हारी मॉम के साथ ऐसा हो गया। तो ये सुन म्योंग शॉक रह गई कि मतलब यानी सियोकचुल के साथ क्या हुआ। तो तब शिमिन को मजबूरन सियोकचुल के कार एक्सीडेंट के बारे में बताना पड़ा और ये भी कि किसी ने ये सब इंटेंशनली करा था। म्योंग समझ जाती है कि ये जरूर कांग की हरकत है। तो वहीं कांग, जो कि म्योंग की मदर का हॉस्पिटल बिल पे कर रहा होता है, कि तभी म्योंग आती है और कांग से लड़ने लगती है कि तुम्ही ने सियोकचुल का एक्सीडेंट कराया है ना, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो तब कांग एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही एक्सीडेंट कराया था और ये करना ज़रूरी था, वरना ये सब मेरे साथ होता। फिर बताता है कि वैसे मैं खुद हैरान हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शायद मुझसे ये सब मेरी फीलिंग्स करा रही हैं, जो कि तुम्हें लेकर हैं, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम सियोकचुल से ब्रेकअप कर लो, वरना आगे की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ये सुन म्योंग शॉक खड़ी रह गई, यानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सियोकचुल म्योंग की मदर से मिलने आता है, क्योंकि वो भी ये सब जानकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ था। फिर जब वो अपने घर आ गया और उसने म्योंग को मैसेज करा, तो म्योंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देती, क्योंकि वो कांग की बातों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। नेक्स्ट डे सियोकचुल काम पर होता है एंड बार बार अपना मोबाइल देख रहा होता है, लेकिन म्योंग ने अभी तक सियोकचुल के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया था। तो वहीं शिमिन बैंक आई एंड वो अपनी सारी सेविंग निकलवाने वाली है घर को बचाने के लिए, जबकि उसने ये सब पैसे अब्रॉड जाकर स्टडी करने के लिए सेव करे थे। तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी सोचने समझने के बाद म्योंग सियोकचुल को मिलने बुलाती है और फिर कह देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। सियोकचुल को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा कि म्योंग ये क्या कह रही है। तो वहीं म्योंग ऐसा दिखाने लगी कि जैसे वो कभी सियोकचुल को पसंद करती ही नहीं थी, ये सब सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, जबकि म्योंग ये सब कांग के बोलने पर कर रही है ताकि वो सियोकचुल को नुकसान नहीं पहुंचाए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि म्योंग कांग के प्रेशर में आकर सियोकचुल से ब्रेकअप कर लेती है। सियोकचुल हैरान था और पूछता है कि पर क्यों। तो वो तरह तरह के बहाने करने लगी। सियोकचुल कहता है ठीक है, अब मैं तुमको परेशान नहीं करूंगा। और फिर तभी म्योंग यहाँ से जाने लगी। वो काफी ज्यादा रोती है और फिर जब उससे रहा नहीं गया तो वो सियोकचुल के पास वापस आई, लेकिन सियोकचुल यहाँ से जा चुका होता है एंड वो भी घर जाते हुए बुरी तरह रो रहा होता है। म्योंग भी बस रोती ही रही और जब वो अपने घर पर आ गई कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आई, जो सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ उसे बताया गया कि उसकी मदर की कंडीशन अचानक ही बिगड़ गई थी और अब ऑपरेशन हो रहा है। म्योंग काफी ज्यादा डर गई। फिर तभी सीन कट हुआ और अब हमें म्योंग की मदर का फ्यूनरल दिखाया गया, यानी कि ऑपरेशन के बाद भी वो बच नहीं पाई, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। सियोकचुल यहाँ आया और बहुत परेशान हुआ, फिर म्योंग को हक कर लेता है। म्योंग बुरी तरह रो रही थी। फिर तभी शिमिन भी यहाँ आ जाती है और म्योंग को हिम्मत देती है। जोंग एंड यून ये दोनों भी आ चुके थे और बाहर के काम को संभाल रहे थे एक फैमिली की तरह। फिर थोड़ी देर बाद कांग भी यहाँ आ गया, जो कि म्योंग की मदर के सामने बो करता है। फिर वो म्योंग की ऐसी हालत देखकर और ज्यादा परेशान हुआ कि ये ऑलरेडी कितनी परेशान थी, ऊपर से मैं भी इसे परेशान करता था, इसलिए सियोकचुल के साथ बाहर आया, जहाँ इनके बीच कोई बात नहीं होती। बस कांग ये कहकर चला जाता है कि म्योंग का ध्यान रखना। इसका मतलब कांग ने म्योंग पर से गिव अप कर दिया है। अब हम म्योंग को देखते हैं, जो कि सियोकचुल से सॉरी करती है ब्रेकअप के लिए कि मैं डर गई थी कि कहीं कांग तुम्हें कुछ कर नहीं दे, इसलिए मैंने ब्रेकअप करा था। तो तब सियोकचुल म्योंग को चुप कराता है और प्रॉमिस करता है कि वो कभी म्योंग को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। अब चेयरमैन किम दिखाए गए, जो कि मिस्टर पार्क से बात कर रहे हैं कि पहले मैंने ही कांग के साथ बुरा करा था, जो आज वो मेरे साथ ये सब कर रहा है, लेकिन उस टाइम अपनी चेयर के डर की वजह से मैं अपनी गैंग के अगेंस्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा है कि उस टाइम मैंने कांग की मदद क्यों नहीं की। तो तब मिस्टर पार्क बोले कि अगर ऐसा है तो अब तुम उसकी लड़ाई का पलटकर जवाब नहीं दो, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो ये सुन वो मान गए। फिर हमें मिस्टर हान को दिखाया गया, जो कि पूछ रहे हैं कि क्या किसी को सियोकचुल के बारे में कुछ पता चला। तो तब योंगी सियोकचुल को यहाँ सस्पिशियस बना देता है
कि उन्हें मैंने हमेशा मिस्टर कांग के साथ देखा है, शायद वो हमें धोखा दे रहे हैं। तो ये सुन मिस्टर हान भी इस बारे में सोचने लगे। तो वहीं सेओक्चुल कांग से बात करने आया कि क्या तुम सच में मियोंग को पसंद करते हो। कांग कहता है कि हाँ, क्यों, क्या किसी को लाइक नहीं करा जा सकता है। पर फिक्र मत करो, मैं अब तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। मैंने देख लिया है कि वो सिर्फ तुम्हें पसंद करती है। सेओक्चुल बोला गुड, क्योंकि देखो मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ और जानता हूँ कि तुम भी मुझ पर भरोसा करते हो, इसलिए ये लड़ाई यही खत्म करते हैं। तो ये सुन कांग मान गया। फिर हमें मिस्टर पार्क को दिखाया गया, जिन्हें जब ये बात पता चली कि उनकी बेटी अब अब्रॉड स्टडी के लिए नहीं जा रही है बल्कि वो अपनी सेविंग से घर बचाने वाली है। तो ये सुन वो परेशान हुए और फिर अपने दोस्त से उदास होकर कहने लगे कि मैं एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। अब हमें मिस्टर हान को दिखाया गया, जो कि चेयरमैन किम से बात करने आए थे, लेकिन तभी पता चला कि चेयरमैन किम नीचे बेहोश पड़े हैं। मिस्टर हान कुछ नहीं करते हैं बल्कि आराम से चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर काफी देर बाद उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की। फिर जब वो हॉस्पिटल आए तो उन्हें डॉक्टर से चेयरमैन किम के ट्यूमर के बारे में पता चला। तो ये सुन वो खुश हो जाते हैं कि अब सभी हेल में जाएंगे, क्योंकि अब बहुत जल्द मैं नेक्स्ट चेयरमैन बन जाऊंगा। बाकी फिलहाल चेयरमैन किम ठीक हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि सेओक्चुल को बीच रास्ते से रोक लिया जाता है एंड बताया जाता है कि उसे मिस्टर हान ने बुलाया है। फिर जब सेओक्चुल मिस्टर हान से मिला तो वो सेओक्चुल से कहते हैं कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम वापस गैंग में आ रहे हो या नहीं। सेओक्चुल मना करता है तो तब वो गैंग मेंबर से बोले सेओक्चुल को मारने के लिए, लेकिन कोई भी सेओक्चुल को मार नहीं रहा था। तो तब योंगी सेओक्चुल से लड़ाई करने लगा, लेकिन वो सेओक्चुल के सामने टिक नहीं पाता है। तो तब मिस्टर हान सेओक्चुल पर पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सेओक्चुल को होश आया तो वो बंधा हुआ था और मिस्टर हान ने सेओक्चुल के मोबाइल से कांग की चैट देखी और कहने लगे कि मुझे शुरू से पता था कि तुम उसी की साइड हो। फिर सेओक्चुल के मोबाइल से कांग को मैसेज करते हैं मिलने के लिए और अब अपने लोगों के साथ कांग को मारने जाने लगे, जबकि सेओक्चुल बस चिल्लाता रह गया। योंगी इस बारे में कांग को इन्फॉर्म करना चाहता था कि ये सब ट्रैप है, लेकिन वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया। फिर जब कांग रेस्टोरेंट में आया और सेओक्चुल का वेट कर रहा था कि तभी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाता कि तभी मिस्टर हान के लोग उसे मारने लगे। फिर काफी देर तक लड़ाई चलती रही, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कांग के लोग यहाँ आकर कांग को बचाकर ले जाते हैं। कांग काफी जोर से सेओक्चुल का नाम चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये सब सेओक्चुल ने करवाया है। तो वही सेओक्चुल को उसका एक दोस्त आजाद कर देता है। सेओक्चुल को पता था कि अब नेक्स्ट टारगेट मियोंग हो सकती है, क्योंकि अब मिस्टर हान के साथ साथ कांग भी उसका दुश्मन बन चुका है। इसलिए वो जल्दी से मियोंग से मिला और उसको अपने साथ यहाँ से बचाकर लेकर जाने लगा, लेकिन तभी कोई उसे रोकता है और चाकू मार देता है। सेओक्चुल बुरी तरह शॉक था। फिर तभी वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। तो तब ये देखकर मियोंग काफी ज्यादा परेशान हुई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अब हम सेओक्चुल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी कंडीशन ठीक नहीं। तो वहीं युन ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। कांग से सवाल जवाब हो रहे थे। तो तब कांग कहता है कि मैं मानता हूं कि एक लड़की को लेकर हमारे बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन मैंने ये सब नहीं करा है। मियोंग को कुछ लोग दिखाए गए कि क्या इनमें से किसी ने सेओक्चुल को चाकू मारा है। तो तब वो बोली नहीं, क्योंकि मैंने उस चाकू मारने वाले का फेस नहीं देखा था। अब हॉस्पिटल में मिस्टर पार्क आए, जो कि बहुत परेशान हैं, लेकिन जब वो मियोंग को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये सेओक्चुल की गर्लफ्रेंड है, इसलिए यहाँ वो मियोंग से फर्स्ट टाइम मिले। फिर अब अपने बेटे के पास बैठकर बात करते हैं और सॉरी करते हैं कि मैंने तुम्हें इस गलत लाइन में डाला। कि तभी सीन कट हुआ और दिखाया गया कि सेओक्चुल मियोंग और अपनी मेमोरीज याद कर रहा है और फिर तभी उसे होश आ गया। तो ये देखकर मियोंग काफी ज्यादा खुश हुई और चैन की सांस लेती है। बाद में यून सेओक्चुल से पूछता है कि वो इंसान कौन था जिसने तुम्हें चाकू मारा है, लेकिन सेओक्चुल बोला कि मुझे पता नहीं। फिर बाहर आकर याद करने लगा कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही स्कूल बॉय था जो कि इनकी गैंग को ज्वाइन करने की जिद करता था। उसने सेओक्चुल को चाकू मारते हुए सॉरी भी करा था, क्योंकि उस लड़के से ये सब जबरदस्ती करवाया गया था। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन किम हॉस्पिटल से आ गए थे और मिस्टर हान से अपडेट ले रहे होते हैं। तो तब मिस्टर हान ने बताया कि किसी ने सेओक्चुल को चाकू मारा है, पता नहीं ऐसा किसने करा है। तो ये सुन चेयरमैन किम शॉक रह गए और कहते हैं कि कहीं ये काम तुम्हारा तो नहीं। सोच लो, अगर सच में ये काम तुम्हारा निकला तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगा। तो ये सुन मिस्टर हान डर गए, इसलिए वो तभी बाहर आए और योंगी को कॉल करके उस स्कूल बॉय को एक जगह लाने के लिए कहते हैं। तो वहीं सेओक्चुल जैसे तैसे उस स्कूल बॉय का नंबर निकलवाता है और फिर उसने उस स्कूल बॉय से बात की, जो कि बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। फिर बताता है कि मेरे पास मिस्टर हान आए थे, उन्होंने कहा था कि
वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे और गैंग में भी ले लेंगे, लेकिन बदले में मुझे आपको मारना है। मैंने मना करा तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बात नहीं मानी तो योंगी मेरी मदर को जान से मार देगा, जो कि उस टाइम मेरी मॉम के पास था। सियोक्चुल हैरान हुआ और उस स्टूडेंट से जल्दी से पुलिस के पास जाने के लिए कहने लगा और कहता है कि पुलिस को सारी सच्चाई बता दो, इससे पहले मिस्टर हान तुम्हें जान से मार दें। वो स्टूडेंट मान गया, पर अब इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाता कि तभी योंगी उसके पास आया और बोला कि मेरे साथ चलो, क्योंकि सियोक्चुल तुम्हें ढूंढ रहा है जान से मारने के लिए। फिर तभी वो उस स्टूडेंट को बाहर लाकर किडनैप कर लेता है, यानी जबरदस्ती अपने साथ ले गया। फिर नेक्स्ट डे न्यूज आई कि उसी स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। सियोक्चुल के होश उड़ गए इस न्यूज को देखकर। फिर जब उसने पता करवाया तो उसको एक आदमी ने बताया कि मिस्टर हान ने नए लोग काम पर रख लिए हैं, जो सब उस स्टूडेंट को पकड़कर लाए थे। वो स्टूडेंट बहुत रो रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मुझे जान से मत मारो, लेकिन मिस्टर हान बोले कि मैं कोई भी गवाह नहीं छोड़ना चाहता हूँ, वरना चेयरमैन किम को पता चल जाएगा कि ये सब मैंने करवाया था। इसलिए वो तभी उस लड़के को पानी में फिकवा देते हैं, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। सियोक्चुल को ये सब जानकर मिस्टर हान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो कांग को मिलने बुलाता है। कांग आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मिलने आ गया। तो तब सियोक्चुल ने सारी बात एक्सप्लेन की कि उस रात तुम्हें मैसेज करके मैंने नहीं बल्कि मिस्टर हान ने बुलाया था और उन्होंने ही मेरे चाकू मरवाया है। कांग हैरान होता है और गुस्सा करने लगता है कि इस हान को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तब सियोक्चुल कहता है नहीं, उनको मैं हैंडल करूंगा, क्योंकि इस बार उन्होंने एक मासूम स्कूल बॉय की जान ली है, जो गलती माफ नहीं करी जा सकती है। सीन कट हुआ, फिर दिखाया गया सियोक्चुल कुछ बड़ा करवाने वाला है, लेकिन वो ये सब करने से पहले मियोंग के साथ अपने घर के बाहर आया। फिर ये सभी मियोंग से मिले और साथ में डिनर करते हैं, जहाँ जोंग भी अनाउंस कर देता है कि वो बहुत जल्द शिमिन से शादी कर लेगा। मॉम खुश हुई तो वही नारा और यून ये दोनों भी कपल बन चुके थे और मियोंग भी इन सभी के बीच काफी हैप्पी थी, जैसे कि उसे एक न्यू फैमिली मिल चुकी हो, यानी एक तरह से सभी खुश होते हैं। लेकिन अब सियोक्चुल चेयरमैन किम से मिला और अपने प्लान के बारे में बताने लगा कि वो क्या क्या करने वाला है। चेयरमैन किम सियोक्चुल का सपोर्ट करते हैं और ये भी कह देते हैं कि वो सियोक्चुल को गैंग छोड़ने से भी नहीं रोकेंगे, वो जो चाहे कर सकता है। तो ये सुन सियोक्चुल खुश हो गया। सीन कट हुआ और अब सियोक्चुल अपने एक दोस्त से बोलकर मिस्टर हान की कार में से SD कार्ड निकलवा लेता है, जिसके अंदर उस टाइम की फुटेज है जब स्कूल बॉय को पानी में फेंका गया था। फिर सियोक्चुल ने वो SD कार्ड एक दूसरे दोस्त को दी पुलिस को देने के लिए। तो तब वो ऐसा ही करता है, जिस वजह से अब पुलिस को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन यून परेशान हो जाता है कि आखिर सियोक्चुल कहाँ है। तो वहीं कांग ने योंगी को बहुत पिटवाया और सच पूछा, तो वो बताता है कि हाँ, मिस्टर हान ने ही सियोक्चुल के मोबाइल से आपको मैसेज करा था, ना कि सियोक्चुल ने, और मेरी टाइमिंग खराब थी इसलिए मैं इस बारे में आपको बता नहीं पाया था। कांग योंगी को और ज्यादा बिटवाता है और मिस्टर हान की गैंग के पास फिकवा देता है। और फिर उसने सियोक्चुल को कॉल की और पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं मिस्टर हान को सबक सिखाने जा रहा हूँ। और फिर मिस्टर हान के सामने आ गया और बोला कि मैं जानता हूँ तुम ही ने उस स्कूल बॉय को मारा है। मिस्टर हान अपने लोगों से सियोक्चुल को मारने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ सियोक्चुल की फाइट होने लगी, लेकिन तभी कांग अपने लोगों के साथ यहाँ आ गया और सियोक्चुल की हेल्प करवाता है। तो वहीं मिस्टर हान छत पर भाग गए, जिनके पीछे सियोक्चुल आया। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मार रहे होते हैं और अब इससे पहले सियोक्चुल गुस्से में मिस्टर हान की जान ले पाता, लेकिन तभी पुलिस यहाँ आ जाती है और सियोक्चुल को रोक देती है। अब हमें दोनों को कोर्ट में दिखाया गया, जहाँ मिस्टर हान को 20 साल की सजा सुनाई गई, तो वहीं सियोक्चुल को 1 साल की। सीन कट होता है और हम कांग और सियोक्चुल को साथ में देखते हैं, जहाँ दोनों ठीक बात कर रहे थे। दोनों के दिल में कोई नफरत नहीं थी, दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर सियोक्चुल कांग से एक हेल्प मांगने लगा। सीन कट हुआ और अब हमें मिस्टर पार्क को दिखाया गया, जो कि सियोक्चुल को बताते हैं कि किसी ने हमारा सारा लोन भर दिया है। यानी शिमिन भी ऐसा करने वाली थी, लेकिन अब किसी और ने सारा लोन दे दिया है, जिस वजह से हमारा घर बच गया। पर उस पर्सन ने अपनी पहचान हाइड रखी है, पता नहीं वो कौन है। तो ये सुन सियोक्चुल स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब कांग ने करा है और इसी चीज की रिक्वेस्ट उसने कांग से की थी। लेकिन अब जब मियोंग सियोक्चुल से मिलने आई तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और मियोंग से बिना बात करे ही जाने लगा। एक्चुअली वो पूरे 1 साल मियोंग से दूर रहेगा प्रॉमिस करने के बाद भी। यानी उसने प्रॉमिस करा था कि वो मियोंग को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, पर अब उसे 1 साल के लिए दूर होना पड़ेगा। इसलिए मियोंग भी काफी ज्यादा रोती है। फिर ऐसे ही दिन बीत गए और हमें दिखाया गया कि कैसे कैसे नारा अब एक अच्छी जॉब करने लगी है और बहुत जल्द यून से शादी भी करने वाली है। तो वहीं जोंग और शिमिंग दोनों अब्रॉड में एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं।
एंड काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो वहीं म्योंग एक रेडियो शो में अपना इंटरव्यू देने आई होती है, क्योंकि उसकी वीडियोस धीरे धीरे यूट्यूब पर वायरल हो गई थी, इसलिए अब वो एक स्टार बन चुकी थी। फिर सेओक्चुल को याद करते हुए सॉन्ग सिंग करती है, जो सॉन्ग सेओक्चुल ने भी जेल में बैठकर सुना और वो इमोशनल हो चुका था। ऐसे ही स्टोरी को हमें कुछ दिन और आगे से दिखाया जाता है एंड हमें बताया गया कि पूरे 1 साल बाद सेओक्चुल जेल से बाहर आ रहा है। उसने अपनी फैमिली मेंबर से कह दिया था कि कोई मुझे यहाँ लेने मत आना, मैं सभी को घर पर हंसी खुशी से देखना चाहता हूँ। लेकिन जब उसको अपने सामने म्योंग दिखी, जो कि सेओक्चुल को लेने आई है उसी येलो ड्रेस में जो सेओक्चुल ने गिफ्ट करी थी, तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और खुशी खुशी म्योंग के पास जाने लगा। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।